पिछले लेक्चर में हमने ऑर्डर 5 तक किया था। आज के लेक्चर में हम ऑर्डर 6 से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऑर्डर 6, 7 और 8 अच्छे से वर्ड बाय वर्ड हम समझ के कंप्लीट करें इसे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर्स। ये समझ गए आप तो आप समझ लीजिए काफ़ी हद तक सीपीसी को समझ गए हैं। तो ये क्या बोल रहा है ऑर्डर 6 कि प्लीडिंग क्या होती है। ऑर्डर 6 प्लीडिंग से रिलेटेड है। ऑर्डर नंबर भी इंपॉर्टेंट है इसका। प्लीडिंग्स में क्या क्या आती है। प्लीडिंग्स का मतलब है प्लेंट और रिटेन स्टेटमेंट। प्लेंट या रिटेन स्टेटमेंट। तो प्लेंट किसका होता है, जो प्लेंटिफ का होता है। रिटेन स्टेटमेंट किसका होता है, डिफेंडेंट का होता है। तो इन दोनों का जो प्लीडिंग होती है उनको हम उन दोनों का जो दोनों जिस जरिए डॉक्यूमेंट के थ्रू प्लीड जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू कोर्ट में आते हैं उसको प्लीडिंग बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और ये जो जो बातें बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये पॉइंटर्स में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में ऑप्शंस दे दे के, लेकिन इनके नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर नहीं पूछे जाते, इनके पॉइंट्स पूछा जाता है कि हर प्लीडिंग में क्या होना चाहिए। प्लीडिंग्स में क्या होने चाहिए, मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए, एविडेंस नहीं। यही बोल रहा है कि हर प्लीडिंग में केवल और केवल मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए, वो भी कैसे, कंसाइज फॉर्म में, जितने छोटे तरीके से हो सके उतने कंसाइज फॉर्म में, और जहाँ पे और जिस पे पार्टीज रिलाई करती हैं, ठीक। और उसमें एविडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एविडेंस एविडेंस क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट वो ट्रायल जब स्टार्ट होता है तब उसकी ज़रूरत होती है। प्लीडिंग में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है, इसका पर्पस क्या है टू का, कि कोर्ट के लिए काम आसान करो तुम। कोर्ट के लिए आप काम आसान कीजिए। कोर्ट जज को ये खोजने में दिक्कत ना हो कि आखिर मटेरियल फैक्ट्स हैं क्या, किस बात पे वो इशू फ्रेम करेगा। अब ये नहीं कि 500 पन्ने पलटते रहे हो। यही पर्पस है इसका, कि जितना नैरो हो सकता है अपना, जितना प्रिसाइज हो सकता है प्लीडिंग, आप उतनी प्रिसाइज कीजिए। दूसरा क्या बोल रहा है कि हर प्लीडिंग को डिवाइड किया जाएगा पैराग्राफ में, नंबर किया जाएगा और सेपरेट पैराग्राफ होगा। हर एलिगेशन, हर नया एलिगेशन सेपरेट पैराग्राफ में होगा। डेट सम होगा, वो फिगर्स में होगा और वर्ड्स में भी होगा। मतलब 2020 ऐसे भी लिख दिया 2020, और वर्ड्स में भी लिख दिया इसको। अब फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग्स, इसको पूछा गया है कि प्लीडिंग्स का फॉर्म किस अपेंडिक्स में दिया गया है, तो अपेंडिक्स ए है। एक बार पूछा गया है, ध्यान रख लीजिए, कोई क्वेश्चन बनता नहीं है वैसे यहाँ से, लेकिन एक बार पूछ लिया गया है तो जाहिर सी बात है हमारी ड्यूटी है देखनी इसे। अब फोर्थ बात करते हैं कि जैसे सीआरपीसी में पर्टिकुलर्स देना कहीं कहीं जरूरी था चार्ज फ्रेमिंग के समय, वही यहाँ भी प्लीडिंग से समय कहाँ पर्टिकुलर्स देना जरूरी है। तो ये बोल रहा है कि इन ऑल केसेस जहाँ पार्टी रिलाई करती है किसी मिसरिप्रेजेंटेशन पे, फ्रॉड पे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे, या विलफुल डिफॉल्ट पे, या अनड्यू इन्फ्लुएंस पे, या जहाँ भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से ज़्यादा कुछ जरूरी है बताना, तो पर्टिकुलर्स देना भी जरूरी है। पर्टिकुलर्स देना भी जरूरी है विथ डेट एंड टाइम, विथ डेट एंड आइटम्स इफ नेसेसरी। किस चीज़ से लेके फ्रॉड हुआ है, किस दिन फ्रॉड हुआ है, किस दिन के बीच में फ्रॉड हुआ है, ये सब देना जरूरी है। सफिशिएंट नोटिस देने के लिए दूसरे पार्टीज को, इसका पर्पस क्या है, सफिशिएंट नोटिस देना दूसरे पार्टीज को। जो पहली पार्टी जो एलिगेशन लगा रही है उसका सफिशिएंट नोटिस मिल पाए दूसरी पार्टी को, वो समझ पाए कि आखिर मेरे साथ मेरे अगेंस्ट केस क्यों लाया गया है, वो समझ पाए, इसलिए 4 का वो पर्पस है। अब 6 क्या बोल रहा है कि जो भी कंडीशन प्रेसिडेंट है, परफॉर्मेंस और ऑकरेंस ऑफ विच इज इंटेंडेड टू बी कंटेस्टेड, तो उसको आप कंडीशन प्रेसिडेंट को डिस्टिंक्टली स्पेसिफाई करोगे अपने प्लीडिंग में, ठीक है। और इसमें कुछ बात है, एंड एम्पलॉयमेंट ऑफ पर्पस ऑफ, हाँ। और अगर अवरमेंट किया जा रहा है, एंड अवरमेंट किया जा रहा है परफॉर्मेंस का या ऑकरेंस का ऑफ ऑल कंडीशन प्रेसिडेंट नेसेसरी फॉर द केस ऑफ प्लेंटी और डिफेंडेंट शैल बी इम्प्लाइड इन प्लीडिंग। तो नहीं तो क्या होगा, वो जो परफॉर्मेंस है उसका कंडीशन प्रेसिडेंट का वो इम्प्लाई किया जाएगा उसकी प्लीडिंग में। कहने का मतलब है जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया था कि तुम पहले ये काम करोगे तभी हम करेंगे, तभी हम पैसे देंगे, और कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच के लिए आप केस ला रहे हो, तो आप पहले दिखाओ कि क्या चीज़ कंडीशन प्रेसिडेंट था जिसके ऊपर वो काम होगा। कहने का मतलब इसका ये है। 7 का पर्पस क्या है, डिपार्चर का। डिपार्चर का मतलब होता है कि एक बार जो आपने कह दिया उससे पीछे मत हटो। सिंपल मतलब तो ये है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है प्लीडिंग में, कि आप एक बार जो प्लीडिंग में आपने बोल दी है, एक बात आपने एक बात बोल दी है, तो आपको कोई न्यू ग्राउंड उसमें नहीं लाना है। जो वैसा न्यू ग्राउंड है जो पहले ही आपने रेस कर चुका है उससे वो इनकंसिस्टेंट है। मतलब आपने आपकी जो प्रीवियस प्लीडिंग्स हैं उसके अगेंस्ट, उसके 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 बाद आप ऐसी प्लीडिंग्स नहीं लाओगे जो प्रीवियस प्लीडिंग्स को विपरीत करता हो, कि कंट्राडिक्टरी हो। यही बोल रहा है ये। लेकिन कब ला सकते हो ये भी बताता है ये, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करके ला सकते हो, एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, मतलब रूल 17।
ऑर्डर 6 रूल 17। ठीक, अब 8 क्या बोलता है? 8 सिंपल सी बात बोलता है, देख लीजिए, ये समझिए, ए एलिश कर रहा है कि बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, बी डिनाई कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो बी की ये बात कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, खाली यही बात उसकी दिखाती है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये नहीं प्रूफ करती है, या ये नहीं डिनाइल माना जाएगा उसका, या कुछ नहीं माना जाएगा, ये डिनाइल नहीं माना जाएगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इनफर्मिटी थी, ये नहीं माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल था, या वो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं था, विदाउट कंसिडरेशन था, या कोई पार्टी माइनर थी, ये नहीं माना जाएगा। तो ये बोल रहे हैं जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट को एलिज किया जा रहा है किसी प्लीडिंग में, तो उसका बेयर डिनाइल ऑफ द सेम बाय द अपोजिट पार्टी क्या माना जाएगा? वो केवल यही माना जाएगा कि उस फैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट को बस तुम डिनाई कर रहे हो, उसके अंदर उसके लीगलिटी या सफिशिएंसी को डिनाई नहीं कर रहे हो तुम। ठीक है, तो उसके लिए अलग से तुम डिनाई करो। अगर तुमको डिनाई करना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ इंटर किया था, या वो कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंट कंसिडरेशन के साथ के लिए नहीं है, या वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा विदाउट कंसिडरेशन है, तो उस बात को अलग से तुम क्लेम करो। ठीक है, कहने का पर्पस इसका यही है। अब 9 इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि जहाँ भी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट लिखना है तो तुम्हें, जहाँ भी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मटेरियल है, तो तुम उसका बस इफेक्ट लिखो, उसका जितना ब्रीफ में हो सकता है उसका उतना इफेक्ट लिखो। पूरा तुमको पूरा कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पर्पस इसका यही है कि तुम जितना छोटा हो सकता है वही करो। ठीक है, वही वाला जो हमने 2 में पढ़ा था कि स्टेट मटेरियल फैक्ट्स, उसी पर्पस को एक्सटेंड करता है, उसी पर्पस का री इन्फोर्समेंट है ये। ठीक, हाँ, और लेकिन जहाँ प्रिसाइज वर्ड्स लिखने की ज़रूरत है वहाँ तुम पूरा कॉपी कर सकते हो प्रिसाइज वर्ड। यही बोल रहा है कि अगर वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम उसका इफेक्ट लिख दो जितना छोटा से छोटा में हो सकता है, जितने छोटे से छोटे में हो सकता है वो। लेकिन अगर प्रिसाइज वर्ड्स लिखने की ज़रूरत है तब आप प्रिसाइज वर्ड्स लिखो वहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, द कोर्ट, प्रिसाइज वर्ड्स लिखने की कहाँ ज़रूरत हो सकती है? जैसे एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन वाले क्लॉज होते हैं, जैसे बोलता है कि नो कोर्ट अदर देन द कोर्ट इन दिल्ली शुड हैव जुरिडिक्शन इन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो उस बातों को लेके वो चीज़ आप लिख सकते हो डिट्टो। अब 10 पे आ जाते हैं। 10 किससे बात करता है? स्टेट ऑफ माइंड से। स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड का कहने का मतलब क्या है कि जहाँ भी मैलिस, जैसे मेलिसियस प्रोसिक्यूशन होता है, तो आपको मेलिस दिखाना होगा कि उस पार्टी ने मेलिस के साथ काम किया था, द्वेष के साथ काम किया था, या फ्रॉडलेंट इंटेंशन दिखाना है, या नॉलेज दिखाना है, या कोई भी कंडीशन दिखाना है माइंड और ऑफ एनी पर्सन का, मतलब मेंस रिया एक तरह से समझ लीजिए, जैसे नेग्लिजेंट था वो नहीं था, तो आपको बस यही दिखाना, यही एलिज करना है, बस आपको एलिज करना है कि हाँ वो मेलिस के साथ काम किया था, ये नहीं दिखाना है कि किन सर्कमस्टांसेस में उसने ऐसा किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 13 पे। 13 क्या बोलता है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये सिंपल सी बात ही बोलता है कि किसी भी पार्टी को ना ये एलिज करने की जरूरत नहीं है कि किसके वो उसके फेवर में कौन सा लॉ, कौन सा प्रिजम्पशन है लॉ का, या उसको ये भी एलिज करने की जरूरत नहीं है कि किस पार्टी में बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा। 13 का पर्पस क्या है कि आप कोर्ट को डायरेक्शन मत दिखाओ कि आपको ऐसा, कोर्ट साहब आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा प्रिज्यूम करना है, आपको आपको बर्डन ऑफ प्रूफ किसी और पे लाना है। कोर्ट आपको दिशा दिखाती है इन मामलों में, कोर्ट इसीलिए तो बैठी है। आप कोर्ट को दिशा मत दिखाओ कौन सा प्रिजम्पशन आपके फेवर में होगा और को किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा। हाँ, लेकिन जहाँ वो चीज़ जरूरी, जहाँ वो उस चीज़ को डिनाई किया गया है तब आप उस चीज़ को ला सकते हो। जैसे कंसिडरेशन फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए पहले वो प्रिज्यूम किया जाता है जो कंसिडरेशन के लिए हुआ था, अगर उस चीज़ को डिनाई किया जा रहा है तब आप उस चीज़ के अगेंस्ट एलिज कर सकते हो। 14 क्या बोल रहा है? 14 क्या बोल रहा है कि प्लीडिंग्स साइन होनी चाहिए। तो हर प्लीडिंग्स साइन होनी चाहिए पार्टी के द्वारा, अगर उसका कोई प्लीडर है तो उसके द्वारा भी, ध्यान दीजिए। और अगर कोई पार्टी साइन नहीं कर पाती है उस प्लीडिंग को, ठीक है, तो इट में बी साइंड बाई पर्सन ड्यूली ऑथराइज बाई हिम। ठीक, ये ध्यान दीजिए इस पर। अब 14A पे आते हैं, एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। तो हर प्लीडिंग में ये इंपॉर्टेंट है, जो फिफ्थ वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पढ़ लेते हैं डील किससे करता है। तो ये बोलता है, एक मिनट, ठीक है, हाँ,
तो 14A डील किससे करता है, क्या बोलता है कि हर प्लीडिंग में जब पार्टी फाइल कर रही है तो उसी समय क्या अकम्पनीड होना चाहिए, कि स्टेटमेंट अकम्पनीड होना चाहिए कि उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, उसका एड्रेस क्या है, और उसको चेंज भी किया जा सकता है। और तीसरा क्या बोल रहा है कि उसी एड्रेस को रजिस्टर्ड एड्रेस माना जाएगा, उसी एड्रेस को रजिस्टर्ड एड्रेस माना जाएगा। वो चीज़ कहाँ गई, ये है, वो जो एड्रेस प्लीडिंग में लाया गया ना उसको रजिस्टर्ड एड्रेस माना जाएगा। और जब तक उसको चेंज ना किया गया हो तो जो भी चीज़ें वहाँ कम्युनिकेट की गई हैं उस एड्रेस पे भेजा गया है वही माना जाएगा कि उस पार्टी को भेजा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और वो दो, और ये क्या बोल रहा है, 2 साल के लिए वो, अगर फाइनल डिटर्मिनेशन हो गया है कॉज ऑफ मैटर का तो उसके 2 साल तक वो वैलिड रहेगा। मतलब कहने का मतलब अगर डिसीजन आ गया किसी इशू पे तो उस इशू के आने के बाद वो 2 साल तक, उस 2 साल तक वही माना जाएगा कि आपका एड्रेस रजिस्टर्ड एड्रेस वही था, तो वहाँ कोई कम्युनिकेशन हुआ था तो वो वैलिड कम्युनिकेशन माना जाएगा। पर्पस इसका यही है, ठीक। हाँ, भले ही आपने चेंज ना कर लिया हो उसे। अब फिफ्थ में आता है, फिफ्थ इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ रजिस्टर्ड एड्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मुझे लगता है यहाँ से, कि जहाँ रजिस्टर्ड एड्रेस डिस्कवर की गई है पार्टी कोर्ट द्वारा कि वो फॉल्स है या इनकम्प्लीट है या फिक्शिशियस है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट या तो सू मोटो या एप्लीकेशन पे, पार्टी की एप्लीकेशन क्या ऑर्डर कर सकती है कि अगर वो रजिस्टर्ड एड्रेस प्लेंटिफ द्वारा फाइल किया गया था वो फॉल्स या इनकम्प्लीट या फिक्सिशियस जो एड्रेस था वो प्लेंटिफ द्वारा फाइल किया गया था, तो उसके सूट को स्टे करेगी। ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सपोज यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इफ द रजिस्टर्ड एड्रेस फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ was false then court may dismiss his suit और stay his suit। तो ऑप्शन का आंसर क्या होगा, स्टे ऑफ सूट। ठीक, बी में आ जाते हैं, इन केस वेयर जो रजिस्टर्ड एड्रेस डिफेंडेंट ने किया था, फर्निश किया था, तो उसका डिफेंस खत्म कर दिया जाएगा, जो भी डिफेंस दिया है उसने खत्म कर दिया जाएगा उसको, और उसको उसी पोजीशन में डाल दिया जाएगा जैसे कि उसने कोई डिफेंस ही नहीं दिया है अब तक। ये इंपॉर्टेंट। और इसके बाद वाली बात तो ये बोल रहा है कि कोर्ट एप्लीकेशन पे, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के एप्लीकेशन पे इस ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकती है। ठीक, अब आ जाते हैं 15। इसका नंबर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये नंबर भी आता है, इसका कंटेंट भी आता है। नंबर याद करना बहुत ज़रूरी है कि किसमें 15, 16, 17 का नंबर आपके फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए। अगर नहीं, अगर ऐसी गलतियाँ होंगी फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो 15, 16, 17 जैसी गलतियाँ अगर होंगी, यहाँ पे गलतियाँ होंगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 15 क्या बोल रहा है कि हर प्लेटिंग में क्या होना चाहिए, जो बॉटम में होना चाहिए, नीचे पेज बॉटम होता है फुट में, वहाँ क्या होना चाहिए, पार्टी के द्वारा या वन ऑफ द पार्टीज के द्वारा, जब बहुत सारे लोग प्लीट कर रहे हैं तो ये होना चाहिए कि वो एक्वेंटेड है फैक्ट्स, केस के फैक्ट्स से, वे वेरीफाई होना चाहिए कि हम फैक्ट्स जो प्लीट कर रहे हैं उससे हम एक्वेंटेड हैं, ये नहीं कि हवा में प्लीट कर रहे हैं बिना कुछ जाने। अब पर्सन जो वेरीफाई कर रहा है वो हर पैराग्राफ जो नंबर होता है उसको, उसमें ये बताना चाहिए कि उस पैराग्राफ को वो क्या अपने नॉलेज पे बिलीव करता है, ट्रू, मतलब अपने नॉलेज पे वेरीफाई करता है, और क्या वो नॉलेज रिसीव करके दूसरे से खुद उस चीज़ को ट्रू समझ के वेरीफाई करता है। मतलब दो तरीके वेरिफिकेशन हो गए, वेरिफिकेशन ऑन ऑफ हिज ओन नॉलेज, मतलब अपने ओन नॉलेज पे, और दूसरा दूसरे से नॉलेज रिसीव करने के बाद खुद वो ट्रू समझता है उसको। ठीक है, और वेरिफिकेशन भी साइंड होना चाहिए जो पर्सन में कर रहा है उसे, और डेट भी होना चाहिए, सब प्लेस भी होना चाहिए जहाँ साइन था। ठीक, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और हाँ, ये पर्सन वेरीफाई जो कर रहा है वो अफिडेविट भी लगाएगा अपने प्लीडिंग्स के सपोर्ट में। अब आ जाते हैं 16 पे, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स। तो ये क्या बोल रहा है, नंबर इंपॉर्टेंट है 16, 17 की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोर्ट किसी भी स्टेज पे, प्रोसीडिंग्स के किसी भी स्टेज पे ऑर्डर कर सकता है कि किसी भी मैटर को स्ट्राइक किया जाए, हटा दिया जाए, या अमेंड किया जाए उस मैटर को। क्यों, क्योंकि वो क्या है, अननेसेसरी है, स्कैंडलस है, फ्रिवलस है या वेक्सेशियस है, या वो टेंट प्रेजिडिस कर सकता है, विच मे टेंड टू प्रेजिडिस, मतलब ये कर नहीं रहा लेकिन प्रेजिडिस कर सकता है, या एम्बेरस कर सकता है, या डिले कर सकता है फेयर ट्रायल को, या क्या, वो अदरवाइज अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट के प्रोसेस का अब्यूज है वो अदरवाइज। ठीक, अब 17 पे आ जाते हैं। 16 में स्ट्राइकिंग करता है प्लीडिंग्स को, 17 में अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग होता है। ठीक है,
तो यहाँ कोर्ट सू मोटो भी कर सकती है, यहाँ कोर्ट सू मोटो भी कर सकती है, ठीक है। और यहाँ यहाँ एप्लीकेशन पे क्या 17 में कि कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, किसी भी स्टेज पे, लेकिन पढ़ेंगे स्टेज क्या है अभी नीचे बताएगा ये स्टेज, किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग्स के किसी भी पार्टी को अलाउ कर सकती है। ऑर्डर 6 दोनों पार्टी पे लगता है, मतलब अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स कोई भी कर सकता है, प्लेंटिव भी कर सकता है अपने प्लेंट में और डिफेंडेंट भी कर सकता है अपने रिटन स्टेटमेंट में, ठीक है। दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट केवल प्लेंटिव नहीं करता, डिफेंडेंट भी कर सकता है, क्योंकि प्लीडिंग्स का मतलब क्या होता है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। तो द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स अलाउ इधर पार्टी टू अल्टर मतलब छोटा करना, सूट अल्टर करने को लड़कियां कुछ देती होंगी या कपड़े अल्टर कराने को, तो अल्टर मतलब छोटा करना, अमेंड मतलब कुछ ऐड करना, उसकी जगह कुछ लाना। तो अमेंड अपने प्लीडिंग्स इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एज में बी जस्ट, मतलब कोर्ट यहाँ पे कॉस्ट्स भी लगा सकती है उस पार्टी पे, जो पार्टी अमेंडमेंट कर रही है, अमेंडमेंट का एप्लीकेशन ला रही है, उस पर कॉस्ट्स भी लगा सकती है कि आप इतना पैसा दो, तब दूसरी पार्टी को इतनी हानि हुई है, तब तक दूसरी पार्टी ने अपने विटनेसेस लाए थे, अब फिर से उसको सुनना पड़ेगा, तो आप पहले उतना खर्चा दो तब हम करेंगे, तो ये भी कर सकती है कोर्ट। और ऑल सच अमेंडमेंट शैल बी मेड, ये क्या बोल रहा है कि जो भी अमेंडमेंट हो रहा है वो क्यों होना चाहिए, इसीलिए होना चाहिए कि वो जरूरी है रियल क्वेश्चंस को डिटरमाइन करने के लिए, रियल, तो इसी को बोलते हैं रियल कंट्रोवर्सी टेस्ट। अगर कोई पूछे कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स का टेस्ट क्या है, तो रियल कंट्रोवर्सी टेस्ट, जो भी अमेंडमेंट हो रहा है ना वो तुम्हारा रियल कंट्रोवर्सी जानने के लिए होना चाहिए, रियल कंट्रोवर्सी टेस्ट, यही है इसका मतलब, टेस्ट। और ध्यान रखिए कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, जैसे प्लेंट फाइल हुआ, जैसे प्लेंट फाइल हुआ आज और अमेंडमेंट करा रहे हो 10 दिन बाद, तो अमेंडमेंट जो होता है प्लीडिंग का वो रिलेट बैक करता है, मतलब यही माना जाएगा, अगर अमेंडमेंट अलाउ कर दिया गया है तो यही माना जाएगा कि वो चीज़ ऑलरेडी इस प्लेंट में थी पहले से ही, ठीक है। लेकिन ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, कोर्ट किसी पर्टिकुलर केस में, किसी किसी जस्ट केस में, किसी अप्रोप्रिएट केस में ये भी बोल सकती है कि नहीं, तुम्हारा अमेंडमेंट उसी दिन से लगेगा जिस दिन से तुमने एक्चुअल अमेंडमेंट किया है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, लिमिटेशन पीरियड, जनरल रूल क्या है, लिमिटेशन पीरियड अफेक्ट नहीं होगा, मतलब अगर आपने 10 दिन बाद भी लाया था तो लिमिटेशन पीरियड अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कोर्ट किसी अप्रोप्रिएट केस में ये बोल सकती है कि नहीं, आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है, ठीक है, तो आप अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं, रिलेट नहीं करेगा, वो चीज़ बाहर हो जाएगी फिर यहाँ से, ठीक। अब प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, प्रोवाइजो क्या बोल रहा है कि एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन अमेंडमेंट के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा जब ट्रायल कमेंस कर चुका, ट्रायल कमेंस हो गया, ट्रायल कमेंस कब होता है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद, जब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो जाती है जिस दिन, उसके बाद जो एविडेंस लेने को बुलाया जाता है प्लेंटिफ का, उसको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद। तो ट्रायल कमेंस कब होता है, जब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो जाते हैं तब। तो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा जब ट्रायल कमेंस हो चुका है, लेकिन कहाँ पे अलाउ किया जा सकता है, भले ही ट्रायल कमेंस हो गया है, अनलेस द कोर्ट कम्स टू कंक्लूजन दैट इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस द पार्टी कुड नॉट हैव रेज्ड द मैटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। मतलब कहने का मतलब है इसमें कि मान लीजिए ये डेट है, यहाँ प्लेंट आया, यहाँ पे रिटन स्टेटमेंट आया और यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो गए, ठीक है। यहाँ क्या आया, प्लेंट आया, यहाँ प्लेंट आया तुम्हारा, यहाँ रिटन स्टेटमेंट आया, यहाँ पे कोर्ट ने फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज किया, फर्स्ट हियरिंग, इसको बोलते हैं फर्स्ट हियरिंग, जिस दिन फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट हियरिंग, उसको बोलते हैं फर्स्ट हियरिंग। तो फर्स्ट हियरिंग पे कोर्ट ने तुम्हारा फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज किया, तो ये प्रोवाइजो क्या बोल रहा है कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होने के बाद, ट्रायल शुरू होने के बाद तुम अमेंडमेंट नहीं ला सकते हो, जिस दिन ट्रायल शुरू हो रहा है, जो अब यहाँ पे ट्रायल शुरू हो जाएगा, एविडेंस लेने को बुलाया गया है, या उसी दिन हो सकता है या उसके अगले दिन हो सकता है, तो यहाँ पे ट्रायल शुरू हो गया है, तो ट्रायल शुरू होने के बाद अब आप अमेंडमेंट नहीं ला सकते हो, ये बोल रहा है सिंपल सा रूल। लेकिन कब ला सकते हो, भले ही ट्रायल शुरू हो गया फिर भी ला सकते हो, कब, जिस दिन तुम अमेंडमेंट लाना चाह रहे हो उसके पहले तक कोई मुद्दा आया ही नहीं था अमेंडमेंट का, यही बोल रहा है कि जिस दिन तुम अमेंडमेंट एप्लीकेशन ला रहे हो उसके पहले तक कोई मुद्दा, कोई कॉज ऑफ एक्शन आया ही नहीं था अमेंडमेंट लाने का। तो जब कोई चीज़ थी ही नहीं, या तो कोई चीज़ थी तुम उसको मांग भी नहीं सकते थे,
तो तुमको कैसे पता होगा भाई, तुम कैसे अमेंडमेंट करवा सकते हो? तो ये बोल रहा है कि जिस दिन तुमको पता चला कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है, उस दिन भी तुम ला सकते हो, भले ही तुम्हारा ट्रायल कमेंस हो गया है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट की परमिशन लेनी है। ठीक है, और कुछ रह तो नहीं रहा इसमें, देख रहा हूँ मैं। हाँ, कि ये हो सकता है, ये है इसमें कि अगर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में जो कोई ऑर्डर है हो रहा है, तो अपील नहीं हो सकता उस ऑर्डर का, लेकिन रिवीजन हो सकता है। ठीक है, और 16 और 17 में अगर कोई अंतर पूछे कि वहाँ भी अमेंडमेंट होता है और यहाँ भी अमेंडमेंट होता है, तो दोनों में अंतर क्या है, तो ये कंपल्सिव नेचर का है एक तरह से। यहाँ पे कोर्ट खुद से कर सकती है, खुद से ऑर्डर कर सकती है, लेकिन यहाँ पार्टी अप्लाई करेगा तभी कोर्ट ऑर्डर करेगी 17 में। ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। ठीक, अब हम आ जाते हैं 18 पे। इंपॉर्टेंट है, नंबर नहीं, इसका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कंटेंट, कि अगर पार्टी ने ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड ले लिया है, मतलब कोर्ट से परमिशन ले लिया है उसने कि हमें अमेंडमेंट करना है, कोर्ट ने उसको परमिशन भी दे दिया है, उस परमिशन लेने के बाद भी वो उस चीज़ को अमेंड नहीं करता है जितना टाइम में कोर्ट ने फिक्स किया था। अगर 10 दिन का टाइम कोर्ट ने फिक्स किया था, तो 10 दिन के अंदर वो अमेंड नहीं करता है। ठीक, या अगर कोर्ट ने कोई टाइम नहीं फिक्स किया था, तो वो 14 दिन के भीतर, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, ये 14 दिन पूछा जाता है। अगर कोर्ट ने कोई टाइम फिक्स किया था, 20-25 दिन, 30 दिन, फलाना, एक महीना, जो भी फिक्स किया था, अगर उस टाइम के अंदर तुम अमेंड नहीं करते हो, तो वो कंडीशंस, या अगर कोर्ट ने टाइम फिक्स नहीं किया था, तो 14 दिन के भीतर अगर आप अमेंड नहीं करते हो जिस दिन से ऑर्डर हुआ था, तो उसको फिर से परमिट नहीं किया जाएगा अमेंड करने के लिए। ठीक है, उसको फिर परमिट नहीं किया जाएगा अमेंड करने के लिए आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच लिमिटेड टाइम। लेकिन हम फिर भी उसको कर सकते हैं एक्सटेंड, उस टाइम हम फिर भी उस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर भी वो कोर्ट टाइम को एक्सटेंड कर सकती है, यही कह रहा है। ये क्या बोल दिया इसने, कि अगर एक बार टाइम एक्सपायर हो गया, तो उसको फिर से परमिट नहीं किया जाएगा अमेंडमेंट देने के लिए, लेकिन परमिट अमेंडमेंट देने के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका टाइम एक्सटेंड कर सकती है कोर्ट सफिशिएंट केस में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्लेंट पे। इसको पढ़ना है हमें, रेड विथ सेक्शन 26 वही बात करता है ना, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, तो प्लेंट से इंस्टीट्यूट होता है सूट। तो ये पर्टिकुलर्स टू बी कंटेंडिंग प्लेंट, पहला के रूल क्या बोल रहा है, ये मेंस का क्वेश्चन है, आता है कहीं कहीं। ये बोल रहा है प्लेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे ऊपर क्या चीज़ होती है, कोर्ट का नाम होती है, फिर प्लेंटिव का नाम होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, रेजिडेंस होता है, वही सेम चीज़ डिफेंडेंट को लेकर होती है। डी में क्या होता है, प्लेंटिव या डिफेंडेंट माइनर है या अनसाउंड माइंड का है, तो ये बात भी लिखो। फिर ई बोलता है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, वो फैक्ट्स लिखो जिससे कॉज ऑफ एक्शन निकल के आ रहा है। फैक्ट्स क्या लिखोगे, कॉज ऑफ एक्शन, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो फैक्ट्स क्या लिखोगे, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने उससे पैसे मांगे, उसने पैसे नहीं दिए, तो यह है क्या है, ये फैक्ट्स लिखो पूरा, ये फैक्ट्स लिखो जिससे कॉज ऑफ एक्शन आ रहा है। ठीक है, फिर लिखो कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है, ये भी तुम लिख दो उसमें। तुम रिलीफ मांगो, जो तुमको रिलीफ चाहिए, जो तुम रिलीफ क्लेम कर रहे हो, वो तुम रिलीफ मांगो उसमें। और जहाँ प्लेंट में सेट ऑफ है, या प्लेंटिफ ने सेट ऑफ अलाउ कर दिया है, या कोई पोर्शन को रिलिंक्विश किया उसने, तो वो भी लिखेगा उसमें कि मैंने कितना अलाउ किया है, कितना रिलिंक्विश किया है। ठीक, और सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू भी लिखो तुम, कि सूट की सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कितनी है, तुम्हारा जो सूट ला रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है, वो भी तुम लिखो। अब मनी सूट्स के क्या है, ये पूछ सकता है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स इन मनी सूट्स, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दे देगा, कि जहाँ भी प्लेंटिफ रिकवरी ऑफ मनी वाला सूट ला रहा है, ठीक, तो प्लेंट में क्या होना चाहिए, प्रिसाइज अमाउंट होनी चाहिए जो क्लेम किया जा रहा है। ये मतलब कहने का मतलब है, अगर सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी है, तो आप प्रिसाइज अमाउंट मांगो कि मुझे इतना चाहिए। ठीक है, शैल स्टेट, ये नहीं कि मुझे बस दे दो, जितना मर्जी आप दे दो, ये नहीं बोलोगे आप कोर्ट में जाके कि जितनी मर्जी कोर्ट साहब आप जितना जितना, मतलब वह नहीं, भगवान जितना देते देना है दे दो, ऐसा नहीं। आप मांगो कितना मांग रहे हैं आपको, वो कोर्ट के ऊपर है कितना देगी, पहले मांगो तो सही। फिर बट इसका प्रोवाइजर क्या बोल रहा है, लेकिन जहां प्लेंटिफ सू कर रहा है मेन प्रॉफिट के लिए, या फॉर एन अमाउंट विच विल बी फाउंड ड्यू टू हिम ऑन टेकिंग अनसेटल्ड अकाउंट्स, मतलब इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, या कोई मूवेबल से जो दूसरे के पोजीशन में है, या कोई कर्ज से रिलेटेड है, और जहाँ ये पता नहीं चल सकता है कि कितना एस्टिमेट उसको मांगना चाहिए, तो प्लेंट को उस समय क्या लिखना होगा, प्लेंट में कि अप्रोक्सीमेटली तुमको कितना चाहिए, बस
यहाँ बोल रहा है प्रिसाइज अमाउंट, यहाँ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, द अमाउंट और वैल्यू सूड फॉर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरे के बाद तीसरे पे कुछ है इंपॉर्टेंट, देख लेता हूँ मैं, वेयर द सब्जेक्ट मॉडल सूड। हाँ, तीसरा बस ये बोल रहा है कि जहाँ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जहाँ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है सूट का वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो प्लेंट को ये भी दिखाना होगा, उसका डिस्क्रिप्शन दो, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दो आइडेंटिफाई करने के लिए। और अगर प्रॉपर्टी के आसपास बाउंड्री है, बाउंड्री से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जैसे नॉर्थ में फलाने का घर है, साउथ में फलाने का घर है, ईस्ट में किसी और का घर है, वेस्ट में किसी और का घर है, वेस्ट में किसी और कोई और चीज़ है, तो आप उसका वो भी दो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कोई डाउट ना रखा जाए इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर कि कहाँ पे वो सिचुएट है, किस इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, ठीक। चौथा क्या बोल रहा है कि जहाँ प्लेंटिफ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में शो कर रहा है, तो प्लेंट में खाली यही बात नहीं होगी, यही बात नहीं लिखना है उसमें कि वो उसका एक्चुअल एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, लेकिन ये भी लिखना होगा कि उसने क्या क्या कदम लिए हैं जो ज़रूरी है उसको सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। इसको पढ़ना है ऑर्डर 1 रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो रिप्रेजेंटेटिव होता है सूट का, उसको खाली ये नहीं दिखाना है कि सब्जेक्ट मैटर में तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुमको ये भी दिखाना है कि तुमने दूसरे से कंसेंट लेके तुम रिप्रेजेंटेटिव बने हो, ये भी दिखाना है कि दूसरे से कंसेंट लिया था उसने, कहने का मतलब इसका यही है। अब आ जाते हैं हम लोग 6 पे। 6 क्या बोलता है कि जहां सूट इंस्टीट्यूट किया गया है एक्सपायरेशन पीरियड के बाद, लिमिटेशन का जो एक्सपायरेशन पीरियड होता है उसके बाद सूट को इंस्टीट्यूट किया गया है, तो प्लेंटिफ को दिखाना होगा कि किस ग्राउंड पे तुम एग्जाम्पशन मांग रहे हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब 7 क्या बोल रहा है कि जो भी तुम रिलीफ मांग रहे हो ना वो स्पेसिफिकली स्टेटेड होना चाहिए। जो भी तुम रिलीफ मांग रहे हो, घुमाओ मत कोर्ट को घुमाने की कोशिश मत करो, जो तुमको चाहिए डायरेक्टली मांगो। तो यहाँ पे डायरेक्ट काम किया जाता है कोर्ट में, इनडायरेक्ट काम मत करो। कोर्ट तुमसे पूछेंगे अरे क्या लिखा है आपने प्लेंटिफ साहब, आपने क्या लिखा है, ये पता ही नहीं चल रहा क्या रिलीफ है, तो वो सब मत करो। आप रिलीफ को जो मांगना है मांगो, वरना समझ जाओ, ठीक है। एवरी प्लेंटिफ शैल स्टेट स्पेसिफिकली द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स, इधर सिंपली, या तो जो रिलीफ मांग रहा है वो मांगे वो, या अल्टरनेटिव में, जैसे अगर कोर्ट साहब आप मुझे, जज साहब आप मुझे ये रिलीफ नहीं दे सकते हैं तो मुझे ये रिलीफ दे दो, ठीक है। अगर ये नहीं दे सकते तो ये दे दो, अगर ये नहीं दे सकते तो ये दे दो। अल्टरनेटिव का मतलब ये हुआ। और इट शैल नॉट बी नेसेसरी, और ये जरूरी नहीं है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू आस्क फॉर जनरल और अदर रिलीफ, ये जरूरी नहीं है कि तुम और कोई जनरल रिलीफ मांगो या अदर रिलीफ मांगो, जो कोर्ट तुमको ऑलवेज हमेशा देता ही है, जो कोर्ट तुमको देता ही है, देगा ही। कहने का मतलब है अगर तुमको कॉस्ट, जैसे कॉस्ट हमने पढ़ा था 35 में, कॉस्ट तुमको कोर्ट देती ही है, कॉस्ट शैल फॉलो द इवेंट, कॉस्ट शैल फॉलो द इवेंट, तो कॉस्ट तुमको देती है कोर्ट, तो तुमको कॉस्ट मांगने की जरूरत नहीं है। समझ गए इस बात को। और यही रूल लगता है रिटेन स्टेटमेंट में भी, यही बात आ जाती है। अब 8 क्या बोल रहा है, 8 नहीं पढ़ना है, 9 पे आ जाओ, 9 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन आ जाएगा या आया भी होगा कि प्लेंट एडमिट होने के बाद क्या किया जाता है, सबसे पहला काम क्या है। तो ये बात है कि जहां कोर्ट, हम कैसे पहचानेंगे कोर्ट ने प्लेंट एडमिट कर लिया है, जब कोर्ट समन्स इशू कर देगी ना, तो हम पहचान लेंगे कि हमको पता चल जाएगा कि हमारा प्लेंट एडमिट हो गया है, तभी तो समन्स इशू हुआ है भाई, और सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, ठीक है। अगर सूट हमारा ड्यूली इंस्टीट्यूट हुआ है तो हमने पीछे पढ़ा था, इफ द सूट इज ड्यूली इंस्टीट्यूटेड देन समन्स मे बी इशूड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोर्ट जब ऑर्डर करता है समन्स को, जब डिफेंडेंट पे समन्स सर्व होगा, where the court orders the summons to be served on defendants in the manner provided, ये तो इट विल डायरेक्ट द प्लेंटिफ, क्या है, प्लेंट एडमिट करने के बाद क्या होगा, प्लेंटिफ को डायरेक्ट करेगा कि जितने डिफेंडेंट हैं उतनी तुम प्लेंट की कॉपीज दो, प्लेन पेपर में उतनी कॉपीज दो जितने डिफेंडेंट हैं, कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर उस ऑर्डर के, और तुम रिक्विजिट फी भी फाइल करो सब समन्स के लिए। मतलब तुमको क्या क्या कोर्ट में देना है, 7 कॉपी देनी है, जितने डिफेंडेंट है उतनी कॉपी देनी है, और फीस भी देना है, कितने दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर। अब 10 और 11 का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑफ प्लेंट समझ लेते हैं क्या होता है रिटर्न ऑफ प्लेंट। रिटर्न क्या होता है कि सब ये बोल रहा है, और रिटर्न अगर मेंस में क्वेश्चन आया रिटर्न ऑफ प्लेंट पे तो आपको 10 के साथ 10A और 10B भी पढ़ना है, लेकिन प्री के लिए हमें बस 10 पढ़ना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एट एनी स्टेज ऑफ द सूट प्लेंट को रिजेक्ट किया सकता है, इसलिए कि आप इसको प्रॉपर कोर्ट में ले जाओ। मतलब अगर कोर्ट ए में वो चीज़ आई थी और उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है, कोर्ट को पता चला कि उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है, तो कोर्ट किसी भी स्टेज पे उस प्लेंट को रिटर्न कर सकती है जिस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है उस कोर्ट में ले जाने के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिए रिटर्न और रिजेक्शन में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है रिटर्न में, कि आपको फिर से कोर्ट फीस फाइल करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न में नो कोर्ट फीस। अगर प्लेंट रिजेक्ट हुआ है तो आपको फिर से कोर्ट फीस फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर रिजेक्ट हुआ है तो आपको कोर्ट फीस फाइल करने की जरूरत है, अगर रिजेक्ट हुआ है तब, ठीक। तो यही फर्क है रिटर्न और रिजेक्ट में, सबसे बड़ा फर्क यही है। और यहाँ बोल दिया गया एक्सप्लेनेशन में कि कोर्ट ऑफ अपील भी या रिविजनल कोर्ट भी डिग्री को सेट असाइड करने के बाद रिटर्न कर सकती है प्लेंट को, अगर कोर्ट को सही लग रहा है वो, ठीक है। अब रिटर्निंग ऑफ प्लेंट पे क्या प्रोसीजर है कि रिटर्निंग ऑफ प्लेंट पे क्या करेगा जज, क्या करेगा इंडोर्स करेगा, क्या करेगा डेट, किस दिन प्लेंट प्रेजेंट हुआ था, किस दिन उसको रिटर्न किया गया है, किस दिन कौन सी पार्टी ने प्रेजेंट किया था, और ब्रीफ स्टेटमेंट भी लिखेगा कि तुम क्यों रिटर्न कर रहे हो। अब यही बात है। अब रिटर्न के मैंने बता दिया, इसमें कोर्ट फीस नहीं लगता है, इसमें लगता है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं 11 पे, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। बहुत सारी चीज़ें बतानी है इसमें, अगर कोई पॉइंट स्किप कर जाऊँ तो बाद में ध्यान आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में से लिख दूंगा, या आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर को इसमें पॉइंट मिस तो नहीं हुआ व्हाट्सएप वाले नंबर पे। तो आ जाते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या बोलता है। ये बोलता है प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। पहली बात तो ये कि कोर्ट के पास डिस्क्रेशन नहीं है, नो डिस्क्रेशन, मतलब कोर्ट के पास आज़ादी नहीं है कि वो रिजेक्ट करेगा भी या नहीं करेगा, कोर्ट को रिजेक्ट करना ही करना है। द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, कब, इन केसेस में खाली। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि इन केसेस में ABCDEF में प्लेंट को रिजेक्ट करना ही करना है कोर्ट को, लेकिन ये लिस्ट जो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब पूरी लिस्ट नहीं है एक तरह से ये। तो इनके अलावा जो ग्राउंड्स हो सकते हैं उस पर कोर्ट में रिजेक्ट कर सकता है, शैल नहीं, उसके लिए में। लेकिन यहाँ जो लिस्ट है इसके लिए कोर्ट को रिजेक्ट करना ही करना है। दूसरा बात, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन। आपको रूल वन का सब जो क्लॉज था उसमें आपको यही बोलता है कि फैक्ट्स आपको दिखाने होंगे जहां से कॉज ऑफ एक्शन लेके आ रहा है, निकल रहा है। लेकिन अगर आपने वो फैक्ट्स नहीं दिखाएं जो कॉज ऑफ एक्शन दिखाते हैं तो आपका प्लेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, शैल बी रिजेक्टेड। दूसरा क्या है, अगर आपका रिलीफ अंडर वैल्यूड है, मतलब 10 लाख का सूट लाना था आपको, 10 लाख सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू थी, आपने 10 लाख की जगह 5 लाख लिखा है, तो उस केस में अगर रिलीफ आपने क्लेम किया था जो अंडर वैल्यूड है तो प्लेंटिफ को कोर्ट एक बार परमिशन देगी, कोर्ट एक बार अलाउ करेगी कि तुम इतने टाइम के अंदर उस चीज़ का प्रॉपर वैल्यूएशन करो। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर अंडर वैल्यूड है या इनसफिशिएंट स्टैम्प्ड है तो कोर्ट यहाँ पहले परमिशन देगी तुमको इतने टाइम के अंदर करो, फिर उसके बाद रिजेक्ट करेगी। अगर उस टाइम के बाद तुमने नहीं किया, उस टाइम के अंदर तुमने नहीं किया, एक्सक्यूज में, फिर आ जाता है कि जहां सूट अपीयर्स कहां से, फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे प्लेंट के स्टेटमेंट को देख के सूट को ऐसा लग रहा है कि वो बार्ड बाई लॉ है, इसमें क्या क्या आ जाएंगी, लिमिटेशन एक्ट आ जाएगा, तुम्हारा लिमिटेशन एक्ट आ जाएगा, सेक्शन 80 वाला नोटिस आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा कि तुम्हारा लिमिटेशन एक्ट द्वारा बार्ड है, या सेक्शन 80 में नोटिस तुमने नहीं दिया है इसलिए हम सूट प्लेंट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हैं, या सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन नहीं है मेरे पास। तो इन ग्राउंड्स पे हम कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे रिटन स्टेटमेंट नहीं देखना है, यहाँ पे केवल प्लेंट देखना है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी आप लोग कि प्लेंट रिजेक्ट करते समय खाली प्लेंट देखा जाता है, रिटन स्टेटमेंट हम कोर्ट मंगा नहीं सकती, रिटन स्टेटमेंट कोर्ट नहीं देख सकती, केवल प्लेंट के बेसिस को देख के हमको
प्लेंट रिजेक्ट करना होता है। डिफेंडेंट का जो प्लेडिंग होता है उसको हमको नहीं बुलाना, डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट को नहीं देखना हमको। प्लेंट रिजेक्ट करते समय खाली प्लेंटिफ के प्लेंट को देखना है। दिमाग में ये बात गांठ बना लीजिए। अब अगर उसको डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया गया है तो डुप्लीकेट में फाइल करने का कौन सा बोलता है ऑर्डर? ऑर्डर 4 रूल 1। अगर ऑर्डर 4 रूल 1 को फॉलो नहीं किया गया है, ठीक, वही बोलता है ना कि हर सूट कैसे प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होता है और प्लेंट कैसे इंस्टीट्यूट होगा जब उसको डुप्लीकेट में प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, इसी ऑर्डर के रूल 9 को, मतलब वो जितने डिफेंडेंट है या जितनी उसकी फीस है सर्विस ऑफ समन्स की, उतनी फीस वो नहीं दे पाता है, नहीं देता है तब। अब प्रोवाइजो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि प्रोवाइजो ये बोल रहा है कि जब टाइम फिक्स किया गया है कोर्ट द्वारा करेक्शन के लिए या वैल्यूएशन के लिए, जो मतलब ये प्रोवाइजो किस पे लगता है? बी और सी पे, बी एंड सी पे ये प्रोवाइजो है। क्या बोलता है ये कि जहां ये प्रोवाइजो लगता है, टाइम दिया गया है कोर्ट के द्वारा स्टैम्प पेपर देने के लिए, अंडर वैल्यूएशन करने के लिए, तो उस टाइम पीरियड को फिर से एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। एक बार एक्सटेंड कर दिया तो उसको फिर से एक्सटेंड नहीं किया जाएगा जब तक कोर्ट को ये ना लगे रीजंस लिखने के बाद कि प्लेंटिफ को प्रिवेंटेड किया गया था एक्सेप्शनल नेचर से। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरे सीपीसी में 95% सफिशिएंट कॉज वाला ग्राउंड होता है, लेकिन यहाँ पे खाली एक्सेप्शनल नेचर वाला ग्राउंड है। मतलब एक बार तुम्हारा टाइम एक्सटेंड कर दिया है कोर्ट ने, तो फिर से उसको एक्सटेंड नहीं करेगा जब तक एक्सेप्शनल नेचर का केस ना हो। ठीक है। और दूसरा क्या है, पहला कंडीशन तो ये हो गया, दूसरा कंडीशन क्या हो गया, अगर हम उसको रिफ्यूज कर रहे हैं, अगर हम उसका टाइम एक्सटेंशन रिफ्यूज कर रहे हैं तो ग्रेव इनजस्टिस होगा प्लेंटिफ को। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी जो बी और सी में टाइम फिक्स किया गया था उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक। और जहां प्लेंट रिजेक्ट किया जा रहा है तो जज सेल रिकॉर्ड एन ऑर्डर विथ रीजंस। मतलब प्लेंट रिजेक्शन एक स्पीकिंग ऑर्डर है, कहने का मतलब इसका ये स्पीकिंग ऑर्डर मतलब उसमें सफिशिएंट रीजंस होने चाहिए, पार्टीज को पता चलना चाहिए कि रिजेक्शन क्यों हुआ है। अब 13 पे पूछा जाता है कि जहां रिजेक्शन हुआ है प्लेंट का ऑन एनी ग्राउंड्स हियर इन बिफोर, जो ऊपर के ग्राउंड दिए गए हैं, तो वो रिजेक्शन इस बात से, वो रिजेक्शन प्लेंटिफ को उसी कॉज ऑफ एक्शन पे नया सूट लाने के लिए बार नहीं है। मतलब उन्हीं ग्राउंड पे प्लेंटिफ फिर से नया सूट ला सकता है। दिमाग में बैठा लीजिए, ध्यान बैठा लीजिए। मतलब जिस कॉज ऑफ एक्शन पे पहला सूट था उसी कॉज ऑफ एक्शन पे दूसरा सूट भी लाया जा सकता है अगर रिजेक्शन हुआ है तो इन ग्राउंड्स पे। ठीक। अब आ जाते हैं, नंबर हमारा 11 और 10 और 11 का इंपॉर्टेंट था। अब हम आ जाते हैं 14, देखते हैं इंपॉर्टेंट है कि नहीं। नहीं, 14 इंपॉर्टेंट नहीं है, 18 भी नहीं। अब आ जाते हैं रिटेन स्टेटमेंट पे। रिटेन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 8 डील करता है, सेट ऑफ काउंटर क्लेम, इन सब से ऑर्डर 8 डील करता है। तो दिमाग में ये याद कर लीजिए, इसे खूब आता है, बहुत आता है। तो क्या बोलता है रिटेन स्टेटमेंट कि डिफेंडेंट शैल विद इन 13 डेज, जो हम ऑर्डर 5 रूल 1 नहीं बोल रहा था, ऑर्डर 5 रूल 1 बोल रहा था कि समन्स इशू होगा, फिर डिफेंडेंट को कॉपी लानी है 30 दिन के भीतर, वो सेम चीज़ यहाँ पे है, सेम चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप पढ़ लेंगे, आप पता चल जाएगा आपको। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे, पहले ए पे। क्या बोलता है पहला ए, देख लेते हैं ये। हाँ, पहला ये बोल रहा है 1A, ये बोल रहा है कि डिफेंडेंट की ड्यूटी है जिस पे वो रिलाई करता है, जिस डॉक्यूमेंट पे रिलाई करता है उसको लाए। कि जहाँ डिफेंडेंट अपना डिफेंस किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाई करता है या जो डॉक्यूमेंट उसके पोजीशन में उस पर रिलाई करता है अपने डिफेंस सेट ऑफ में, काउंटर क्लेम में या अपने डिफेंस में, तो ही शैल इंटर, उसको इंटर करना ही है क्या, सच डॉक्यूमेंट इन लिस्ट, उस डॉक्यूमेंट को लिस्ट के फॉर्म में इंटर करना है और उसको प्रोड्यूस भी करना है कोर्ट में, ओरिजिनल को भी प्रोड्यूस करना है कोर्ट में जब रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जा रहा है तब। कब प्रोड्यूस करना है? जब रिटन स्टेटमेंट लाया जा रहा है तभी। और एट द सेम टाइम, उसी टाइम कॉपी भी डिलीवर करेगा। ठीक है, उस रिटन स्टेटमेंट के साथ फाइल होने के लिए। कोर्ट में तो ओरिजिनल लाओ और कॉपी लगाओ किसके साथ? रिटन स्टेटमेंट के साथ। सिंपल सी बात कि जहां डॉक्यूमेंट, where any such document is not in possession or power of defendant, तो he shall wherever possible state in whose possession or power it is। मतलब उसको, उसके पोजीशन में नहीं है तो उसको ये बताना होगा जिस डॉक्यूमेंट पे वो रिलाई कर रहा है,
लेकिन उसके पोजीशन में नहीं है, तो तुमको ये बताओ कि फलाने फलाने आदमी के पास ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ ये बता सकता है वो कि यहाँ पे क्या बता सकता है वो डिफेंडेंट कि वो डॉक्यूमेंट जिस पे मैं रिलाई कर रहा हूँ वो किसी दूसरे कोर्ट के पास है, कोई दूसरा सूट चल रहा है किसी दूसरे कोर्ट में, तो उस कोर्ट के पास है। तो ये भी बता सकता है यहाँ पे वो। और ये बोल रहा है तीसरा कि डॉक्यूमेंट जिसको प्रोड्यूस करना चाहिए था कोर्ट में डिफेंडेंट के इस रूल में, लेकिन उसको प्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो उसको बिना कोर्ट की परमिशन से एविडेंस में लिया नहीं जाएगा। ठीक है, जब कोर्ट सूट की सुनवाई हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा कि एविडेंस जिसको ऑट टू प्रोड्यूस, मतलब जिसको नेसेसरी था प्रोड्यूस करना, जिस पे प्रोड्यूस करना तुम्हारी ड्यूटी थी इस रूल के अंदर, लेकिन आपने उसको प्रोड्यूस नहीं किया है, तो आप उसको जब सूट की हियरिंग चालू होगी तब आप उसको एविडेंस में नहीं ले सकते हैं जब तक कोर्ट ने परमिशन ना दे दिया हो। लेकिन इस रूल की बात, कोई भी बात इस पे अप्लाई नहीं करती है, उस डॉक्यूमेंट पे अप्लाई नहीं करती है जहां वो डॉक्यूमेंट क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए यूज हुआ है, प्लेंटिफ के विटनेस के लिए, मतलब डिफेंडेंट प्लेंटिफ के विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए यूज कर रहा है उसे। डिफेंडेंट ही तो करेगा क्रॉस एग्जामिन प्लेंटिफ के विटनेस को, तो डिफेंडेंट द्वारा ऐसा डॉक्यूमेंट है वो जो प्लेंटिफ के विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए लाया गया है। तो उस डॉक्यूमेंट को हम लिस्ट में लाने की जरूरत नहीं है, उस डॉक्यूमेंट के लिए उस डॉक्यूमेंट को लिस्ट में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात क्या कि उस विटनेस को, किसी विटनेस को केवल इसलिए दिया जा रहा है कि वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करे। सेक्शन 159 इंडियन एविडेंस एक्ट, रिफ्रेशिंग मेमोरी। ठीक है, अब जो 2, 3, 4, 5 हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर नहीं इनके कंटेंट। क्या बोल रहा है कि न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। तो ये बोल रहा है डिफेंडेंट मस्ट रेज, एक मिनट लैपटॉप बैटरी पे लगा दूंगा, एक्सक्यूज मी। अब आ जाते हैं 2 पे। 2 क्या बोल रहा है कि न्यू जो फैक्ट्स होते हैं उनको स्पेसिफिकली प्लीड करना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि न्यू फैक्ट्स मतलब प्लेंटिफ ने कुछ फैक्ट्स एलिज किया, डिफेंडेंट बोला नहीं नहीं कुछ ऐसा फैक्ट्स था, तो उस फैक्ट्स को आप स्पेसिफिकली प्लीड कीजिए अपने प्लीडिंग में। तो डिफेंडेंट मस्ट रेज बाय हिज प्लीडिंग्स ऑल मैटर्स विच शो द सूट नॉट मेंटेनेबल। मतलब अगर डिफेंडेंट ने सूट डाला है, सूट इंस्टीट्यूट किया है, तो डिफेंडेंट प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट किया है, तो डिफेंडेंट को ये दिखाना होगा कि ये मेंटेनेबल क्यों नहीं है। फैक्ट्स वो प्लीड करो कि मेंटेनेबल नहीं है, या ट्रांजैक्शन जो इंटर हुआ था वो वाइड है, वाइडेबल है। और ऑल सच ग्राउंड्स आर डिफेंस, जो अगर वो रेज नहीं करेगा तो वो अपोजिट पार्टी को सरप्राइज कर देगा। मतलब कहने का मतलब है, इसका पर्पस क्या है 2 का? 2 का पर्पस है, प्लेंट आया तो प्लेंट के रिप्लाई में जो रिटन स्टेटमेंट आता है उसमें अगर तुम न्यू फैक्ट्स लाना चाहते हो तुम उसमें रेज करो, उसमें लाओ, तभी तो इसको पता चलेगा प्लेंटिफ को कि क्या क्या रिटन स्टेटमेंट बोला गया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऐसे हर ग्राउंड्स तुम रेज करो रिटन स्टेटमेंट में, हर ग्राउंड्स रेज करो रिटन स्टेटमेंट में, जो अगर रेज नहीं किया तुमने तो प्लेंटिफ को सरप्राइज होगा, अरे भाई इसने क्या मांग लिया ऐसा, इसने ऐसा क्या बोल दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला था ये। तो ये बात है। ठीक है, ठीक है, यही सब बातें हैं। अब आ जाते हैं डिनाइल स्पेसिफिक होना चाहिए, तो इसको पढ़ना है हमको रूल 5 के साथ। रूल 3 बोलता है कि डिनाइल स्पेसिफिक होना चाहिए, रूल 5 बोलता है कि स्पेसिफिक डिनाइल जब नहीं हुआ है तो क्या होगा। ठीक है, तो रूल 3 क्या बोल रहा है कि डिनाइल स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब बताऊंगा इसका मैं आपको कि ये जरूरी, ये सफिशिएंट नहीं है, इट शैल नॉट बी सफिशिएंट कि डिपेंडेंट बस अपने रिटन स्टेटमेंट में ये डिनाई कर दे, मतलब जनरल डिनाइल करना सफिशिएंट नहीं है। जो भी प्लेंटिव ग्राउंड्स एरेज कर रहा है उसके लिए डिफेंडेंट को डिनाइल, उसका डिनाइल स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल नहीं। लेकिन डिफेंडेंट, और ये क्या बोल रहा है, और क्या करना चाहिए डिफेंडेंट को, वो हर ग्राउंड के साथ स्पेसिफिकली डील करना चाहिए। ठीक है, उसमें लेकिन क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट डैमेजेस, मतलब डैमेजेस को लिए आपको डिनाइल करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक डिनाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक सिंपल सा इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो बोल रहा है कि इस दिन को, इस दिन, ए बोल रहा है ए इस दिन को इस जगह हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इतने रुपए के लिए। तो यहाँ पे बी खाली ये नहीं बोलेगा नहीं भाई मेरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, बी खाली ये नहीं बोलेगा कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बी को क्या बोलना चाहिए, नहीं भाई इस दिन को या इस तारीख को या इस दिन
तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था हमारे बीच, समझ गए? तो ऐसा डिनाइल होना चाहिए, स्पेसिफिक डिनाइल होना चाहिए। अब आ जाते हैं 4 पे, इवेसिव डिनाइल। इवेसिव डिनाइल मतलब टाल मटोल कर रहा है वो, डिनाइल है भी या नहीं है पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ जो भी बोल रहा है यहाँ पे कि जहाँ भी डिफेंडेंट डिनाई करता है कोई फैक्ट को जो प्लेंट में है, तो उसको इवेसिवली नहीं करना है, टाल मटोल करके नहीं करना है, लेकिन उसको कैसे करना है, जो भी डिस्प्यूट रेज हो रहा है सब्सटेंस का, उसको हर पॉइंट के हिसाब से उसको मार्क दे, ठीक है? हर पॉइंट को वो काटे, हर पॉइंट को अपने अपने रिटन स्टेटमेंट में काटे, तभी वो अच्छा डिनाइल माना जाएगा, नहीं तो वो इवेसिव डिनाइल माना जाएगा। तो इसका एग्जांपल भी दे रहा है, जब ये बोला जा रहा है कि उसने, जब ए बोल रहा है बी को कि तुमने मुझसे कुछ रुपए लिए थे, सर्टेन सम लिए थे, कुछ पैसे लिए थे यहाँ पे, ठीक है? ए क्या लिस्ट कर रहा है बी से कि तुमने कुछ पैसे लिए थे, तो बी के लिए खाली यही सफिशिएंट नहीं हो जाएगा। ये ये क्वेश्चन ना, यहाँ क्वेश्चन बना के तुमको एमसीक्यू में दे दिया जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ क्वेश्चन बना के आप लोगों को एमसीक्यू में ये चीज़ दे दी जाएगी कि बताओ ये चीज़ें दे दी जाएंगी, तो उसको कैसे डिनाई करना चाहिए, ये ऑप्शन दे देगा तुमको। तो ये बोल रहा है इट शैल नॉट बी सफिशिएंट, ये बी का खाली यही बोलना कि नहीं भाई मुझे कोई पेमेंट नहीं मिला, वो अमाउंट नहीं मिला, खाली यही सफिशिएंट नहीं है। अगर ये बोल रहा है ए कि मुझे 10,000 लिया था बी ने, ए क्या बोल रहा है कि 10,000 लिया था बी ने, तो बी खाली ये बोल रहा है कि नहीं भाई मैंने 10,000 नहीं लिया था, तो ये बोलना सफिशिएंट नहीं है। उसको क्या करना चाहिए, उसको ये डिनाई करना चाहिए कि दैट ही मस्ट डिनाई दैट ही रिसीव दैट सम और एनी पार्ट देयर ऑफ। ये बोल रहा है कि मैंने 10,000 क्या, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया था, मैंने 10,000 तो क्या 1 रुपया भी तुमसे नहीं लिया था। और अगर जहां वो बोल रहा है कि मैंने 10,000 में से केवल 8,000 लिए थे बाकी नहीं लिया था, तो वो बात बोलनी है, ठीक है? और अगर एलिगेशन बोला जा रहा है डाइवर्स सर्कमस्टांसेस, डाइवर्स सर्कमस्टांस मतलब टाइम प्लेस, इस जगह लिया था, इस दिन लिया था, इस समय लिया था, इन सर्कमस्टांसेस में इन वजहों से लिया था, तो उसको ये भी दिखाना है, ये भी बोलना है कि नहीं मैंने इस दिन नहीं लिया था, मैंने इस समय नहीं लिया था, इस जगह नहीं लिया था, इसलिए नहीं लिया था। तो 3, 4, 5 को एक ही साथ पढ़ना है हमें, 3, 4, 5 सेम कंटेक्स्ट में है, एक ही संदर्भ में है ये। अब 5 पे आते हैं, स्पेसिफिक डिनाइल, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका रूल आप याद कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने याद किया है, लेकिन जरूरी नहीं है इसे याद करो, ये नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने याद किया इसे कि जो बोल रहा है कि एवरी एलिगेशन ऑफ ए फैक्ट इन द प्लेंट, जो भी एलिगेशन है फैक्ट के जो प्लेंट में है, अगर उसको स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया है, मैंने क्या बोला था 5 को 3 के साथ पढ़ना है, 3 को 5 के साथ, अगर आपने स्पेसिफिकली डिनाइल नहीं किया है 3 में, या नेसेसरी इम्प्लीकेशन द्वारा वो डिनाइल नहीं माना जा रहा है, या आपने अगर उसको बोला है कि वो एडमिट नहीं किया गया है प्लीडिंग में, तो उसको क्या माना जाएगा, शैल बी टेकन टू बी एडमिटेड, यही माना जाएगा कि आपने उसको एडमिट किया है। लेकिन वो चीज़, वो एडमिशन किसके अगेंस्ट नहीं माना जाएगा, अंडर जो पर्सन डिसेबिलिटी में है, मतलब माइनर है, अनसाउंड माइंड का है, तो उसके अंडर ये रूल अप्लाई नहीं करेगा उसके लिए। प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, प्रोवाइजो किस पे बेस्ड है, सेक्शन 58 ऑफ एविडेंस एक्ट। ये पूरा, हाँ, रूल इसका स्पेसिफिक डिनाइल का रूल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया कि डिम्ड एडमिशन इनमें से किस रूल्स में माना जाता है, डिम्ड एडमिशन प्लेंट के किस रूल में माना जाता है, तो रूल 5 है तुम्हारा, कि अगर आपने स्पेसिफिक डिनाइल नहीं माना बोला, तो डिम्ड एडमिशन हम मान लेंगे उस चीज़ को, डिम्ड एडमिशन माना जाएगा उस चीज़ को। और एक प्रोवाइजो किस पे बेस है, सेक्शन 58 ऑफ एविडेंस एक्ट, उसी के जैसा है कि कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन में भले वो चीज़ एडमिटेड हो गई है, लेकिन उसको प्रूव करवा सकता है दूसरे तरीके से, ठीक? अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे पे, हाँ, कि जहाँ डिफेंडेंट ने प्लीडिंग नहीं लाई अपनी, मतलब यहाँ प्लेंटिव का प्लेंट आ गया, लेकिन डिफेंडेंट का प्लीडिंग आया ही नहीं है, डिफेंडेंट का प्लीडिंग आया ही नहीं है, रिटन डिफेंडेंट का प्लीडिंग मतलब रिटन स्टेटमेंट आया ही नहीं है, तो कोर्ट के लिए ये लीगल होगा कि वो जजमेंट प्रोनाउंस करे, जो फैक्ट, किस बेसिस पे, जो फैक्ट्स प्लेंट में है। मतलब कहने पर्पस क्या है इसका, कि भले ही रिटन फरार है, डिफेंडेंट फरार है, वो कोर्ट में आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि कोर्ट टाइम इमेमोरियल के लिए वेट करती रहेगी, इंडेफिनिट पीरियड के लिए वेट करती रहेगी। अगर रिटर्न स्टेटमेंट टाइम के अंदर नहीं हुआ है, वो टाइम क्या है, मैक्सिमम 90 दिन, 90 दिन है वो मैक्सिमम टाइम। अगर 90 दिन के अंदर, या कोर्ट ने टाइम एक्सटेंड किया है इनहेरेंट पावर का यूज करके, उस टाइम के अंदर आपने प्रोड्यूस नहीं किया है रिटर्न स्टेटमेंट, तो कोर्ट जजमेंट भी पास कर सकती है प्लेंट के बेसिस पे, लेकिन उस केस में नहीं करेगी जहां कोई पर्सन डिसेबिलिटी में है।
लेकिन जजमेंट तो पास, भले रिटन स्टेटमेंट नहीं आया है, फिर भी प्लेंटिफ को बोल सकती है कि तुम अपना केस प्रूव करो। बोल सकती है, बोलेगी नहीं, बोल सकती है। अब इस बात को देखने के लिए रूल 1 और रूल 2 की बात को जज करने के लिए कोर्ट को ये भी देखना है कि क्या वो डिफेंडेंट प्लीडर अपॉइंट कर सकता था कि नहीं। कोर्ट को ये भी बात देखनी है क्या वो बंदा गरीब था क्या, बिल्कुल अपना प्लीडर ला ही नहीं पाया, तो उस बात को भी कंसिडरेशन में लेगी। और जहाँ भी जजमेंट प्रोनाउंस हो रहा है इस रूल में, ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी जजमेंट प्रोनाउंस हो रहा है इस रूल में, तो डिक्री बनाया जाएगा और उस डिक्री पे वही डेट होगा जिस दिन जजमेंट आया था। ये पूछा जा सकता है, जिस दिन जजमेंट आया था वही 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 डेट डिक्री के ऊपर भी होगा, इस रूल में अगर वो चीज़ हो रही है तो। अब 6 और 7 पे 6 और 6 पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं क्या है ये, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसके हर इलस्ट्रेशंस भी करेंगे हम। 6 क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ क्या होता है। सेट ऑफ तो ये होता है, पहली बात तो ये जान लो कि मान लो ए ने 10,000 मांगे मुझसे, ए ने 10,000 मांगे बी से, किससे मांगे, बी से। बी क्या बोल रहा है, मतलब ए बोल रहा है कि बी ने मुझसे मुझसे कर्ज लिया है 10,000 का, या ए का बी का बकाया है मेरे पास। बी बी ने कर्जा लिया है मेरे से। बी बोल रहा है कि ए ने भी मेरे से कितने भी अमाउंट का 5, 15, 20, 25 का कर्जा लिया है मेरे से। ए बोल रहा है कि बी ने कर्जा लिया मुझसे, बी बोल रहा है कि ए ने भी तो लिया है कर्जा मेरे से। तो इसलिए 10 में से अगर 5,000 ही मांग रहा है तो 10 में से 5 कितना गया, तो बाकी का 5,000 जिसको जरूरत है देने की उसको दे दी जाएगी। यही बोल रहा है, सेट ऑफ यही होता है, क्रक्स इसका यही है। अब क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं, वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। कोई डाउट हो, एक भी डाउट हो, आप रिटन स्टेटमेंट नहीं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। क्या बोल रहा है ये कि जहां भी सूट रिकवरी फॉर मनी के लिए है, वेयर इन ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, तो यहाँ लिख लीजिए कि ये जो सूट लाया जाता है प्लेंटिफ द्वारा, ये रिकवरी ऑफ मनी के लिए होना चाहिए, लेकिन ये असर्टेन सम ऑफ मनी के लिए भी हो सकता है, असर्टेन सम ऑफ मनी के लिए भी हो सकता है, या अनअसर्टेन सम ऑफ मनी के लिए भी हो सकता है। पहली बात ये लिखिए, मैं समझाऊंगा, सारी बातें समझाऊंगा। जो प्लेंटिफ का सूट है ना, वो रिकवरी ऑफ मनी के लिए होना चाहिए, लेकिन रिकवरी ऑफ मनी के लिए भले असर्टेन सम ऑफ मनी हो या अनअसर्टेन सम हो। कहने का मतलब है कि अगर टॉर्ट्स में डैमेज हुआ है तो प्लेंटिफ जो डैमेजेस मांग रहा है कोर्ट से, वो अनअसर्टेन सम ऑफ मनी है, तो वो सूट पे भी सेट ऑफ लगता है। अब ये मतलब प्लेंटिफ का सूट असर्टेन सम ऑफ मनी के लिए हो सकता है या अनअसर्टेन के लिए हो सकता है। ठीक, दूसरी बात, और उस सूट के अगेंस्ट डिफेंडेंट क्या क्लेम कर रहा है, सेट ऑफ क्लेम कर रहा है। तो सेट ऑफ कौन क्लेम करता है, डिफेंडेंट क्लेम करता है प्लेंटिफ के डिमांड के अगेंस्ट। क्या क्लेम करता है, असर्टेन सेम सम क्लेम करता है। इसका मतलब ये है कि जो डिफेंडेंट का क्लेम होता है ना, वो केवल असर्टेन सम के लिए होना चाहिए, 10,000, 50,000, 30,000, ये नहीं कि मुझे इतना दे दो, इसलिए नहीं। अगर 10,000 के लिए है, 20,000 के लिए है, 30,000 के लिए असर्टेन सम है, तो उसके लिए डिफेंडेंट का क्लेम क्या होना चाहिए, असर्टेन होना चाहिए। प्लेंटिफ का सूट असर्टेन या अनअसर्टेन दोनों हो सकता है। डिफेंडेंट का जो क्लेम है वो असर्टेन सम ऑफ मनी के लिए होना चाहिए, दिमाग में ध्यान रखिए इस बात का। फिर वो भी मनी के लिए होना चाहिए, कोई दूसरा राइट नहीं, मनी के लिए ही। तो दोनों मनी सूट होने चाहिए, दिमाग में बात रखिए, दोनों मनी सूट होने चाहिए, प्लेंटिफ का भी और डिफेंडेंट का भी क्लेम मनी सूट के लिए होना चाहिए। लेकिन फर्क क्या है कि जो प्लेंटिफ का सूट है वो असर्टेन या अनअसर्टेन सम ऑफ मनी के लिए हो सकता है, लेकिन जो डिफेंडेंट का सूट है, डिफेंडेंट का क्लेम है, वो केवल असर्टेन सम ऑफ मनी के लिए होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो जो सम क्लेम कर रहा है डिफेंडेंट जो चीज मांग रहा है वो लीगली रिकवरेबल है। लीगली रिकवरेबल का मतलब उस चीज के लिए वो नया सूट ला सकता है, जिस समय वो क्लेम मांग रहा है ना, उस चीज के लिए वो नया सूट ला सकता है। नया सूट ला सकता है मतलब अगर वो सूट रेस जुडिकेटा से बार्ड है, या ऑर्डर 2 रूल 2 से बार्ड है, या लिमिटेशन एक्ट से बार्ड है, या डेट बार्ड हो गया तुम्हारा, तो वो चीज तुम्हारा लीगली रिकवरेबल नहीं माना जाएगा, तो उस चीज को तुम यहाँ सेट ऑफ में क्लेम नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, दूसरी इन अदर वर्ड्स, कि अगर आपने उस क्लेम के लिए सूट ला सकते हो, अगर आप उस क्लेम के लिए नया सूट ला सकते हो, तो आप उस क्लेम के लिए सेट ऑफ भी ला सकते हो, बशर्ते वो सर्टेन सम ऑफ मनी के लिए हो। ठीक, अब क्या, वो जो क्लेम मांग रहे हो तुम,
वो कोर्ट के जुरिडिक्शन से एक्सीड ना करता हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो डिफेंडेंट का क्लेम है वो पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन कोर्ट के जुरिडिक्शन से ज़्यादा नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ए लाया 1 लाख का सूट 1 लाख बी के अगेंस्ट, बी क्या मांग रहा है 10 लाख का सूट, बी क्या मांग रहा है ए से 10 लाख का सूट, 10 लाख वाला ग्राउंड है, ठीक। और कोर्ट का जुरिडिक्शन कितना है, कोर्ट्स जुरिडिक्शन इज ओनली 5 lakhs, ओनली 5 lakhs। कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या है, केवल 5 लाख का। तो डिफेंडेंट सेट ऑफ के रूप में केवल 5 लाख ही मांग सकता है, बाकी के 5 लाख के लिए उसको नया सूट लाना पड़ेगा। यही बात है सेट ऑफ में, यही बात है, ध्यान दीजिएगा। बाकी के 5 लाख के लिए उसको नया सूट लाना पड़ेगा। अगर बाकी के 5 लाख के लिए उसने नया सूट नहीं लाया है तो फिर वो बाद में सूट नहीं ला पाएगा, ठीक है। क्यों लग जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 2 रूल 2 उस पर लग जाएगा। फिर क्लियर हो रही है चीजें, जो भी डाउट हो, थोड़ा भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, ठीक। तो नॉट एक्सीडिंग द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन ये बोल रहा है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, जो दोनों पार्टीज है ना वो सेम कैरेक्टर फील करती हैं। सेम कैरेक्टर का मतलब सेम लीगल कैपेसिटी है, पहले सूट में भी और दूसरे सूट में भी वो सेम कैपेसिटी में है। मतलब पहले सूट में वो प्लेंटिव डिफेंडेंट है तो दूसरे सूट में भी वो प्लेंटिव डिफेंडेंट है। पहले सूट में वो सेलर बायर का रिश्ता है, तो सेम कैरेक्टर मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में रिश्तेदारी 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 एक जैसी होनी चाहिए। एक जगह दामाद बेटे का रिश्ता, दामाद और क्या बोलते हैं उसको, पिताजी का रिश्ता है, बेटे पिता का रिश्ता है, तो दूसरी जगह भी बेटे पिते का ही रिश्ता होना चाहिए, या पिता बेटे का रिश्ता हो सकता है। मतलब रिश्ता वही होना चाहिए, पोजीशन चेंज हो सकता है। सेम कैरेक्टर का मतलब रिश्तेदारी एक जैसी होनी चाहिए। और लीगली इसका मतलब देखिए तो लीगली मतलब क्या होता है, सेम कैरेक्टर मतलब सेम लीगल कैपेसिटी, सेम लीगल कैपेसिटी। इसको दूसरे फॉर्म में क्या बोल सकते हो, सेम टाइटल होना चाहिए उनका, सेम टाइटल क्लेम कर रहा हूँ एक तरह से वो। तो बोल रहा है सेम लीगल कैरेक्टर होना चाहिए, सेम कैरेक्टर होना चाहिए। सेम कैरेक्टर का सिंपल मतलब क्या है, जो रिश्ता है उनका उस सूट में दोनों जगह वो एक जैसा ही होना चाहिए। ये बोल रहा है कि बोथ पार्टीज फील द सेम कैरेक्टर, जो प्लेंटिफ के सूट में है, जैसा कैरेक्टर प्लेंटिफ के सूट में है वैसा ही रिश्ता डिफेंडेंट जो क्लेम कर रहा है उस क्लेम के साथ हो। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो डिफेंडेंट क्या कर सकता है उस केस में, डिफेंडेंट किस समय, एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। 5वीं इंपॉर्टेंट बात, किस समय क्लेम कर सकता है सेट ऑफ, फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। फर्स्ट हियरिंग सीपीसी में डिफाइंड नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इसको क्या इंटरप्रेट किया है, फर्स्ट हियरिंग का मतलब कि जब जिस दिन, अब देखो फर्स्ट हियरिंग का मतलब यहां समझो, ये हो गया तुम्हारा, अच्छे से बता देता हूं इससे मैं, ये हो गया तुम्हारा, आराम से आप देखिए इसे, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आप समझते जाइए इसे। ये है, यहाँ पे आता है तुम्हारा प्लेंट, ठीक है, यहाँ आता है तुम्हारा रिटन स्टेटमेंट, यहाँ होता है तुम्हारा फर्स्ट हियरिंग, यहाँ होता है तुम्हारा फर्स्ट हियरिंग, रिटन स्टेटमेंट आने के बाद फर्स्ट हियरिंग होता है। फर्स्ट हियरिंग होता है, ठीक है। फर्स्ट हियरिंग में क्या क्या होता है, फर्स्ट हियरिंग में 2 चीज़ हो सकती हैं। कोर्ट कोर्ट प्लीडिंग्स को देखने के बाद, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को देखने के बाद, अगर उसको लग रहा है कि कोई इशू ही नहीं है, तो इफ नो इशूज तो कोर्ट क्या रिकॉर्ड करेगी, एडमिशंस रिकॉर्ड कर देगी, और उस एडमिशंस के बेसिस पे एडमिशंस रिकॉर्ड होगा, उस एडमिशन के बेसिस पे जजमेंट आ जाएगा, ठीक। फर्स्ट हियरिंग पे एक काम ये हो सकता है। दूसरा काम क्या हो सकता है कि अगर कोर्ट को प्लीडिंग्स देखने के बाद, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को जांचने के बाद लग रहा है कि पार्टीज इश्यूज पे हैं, पार्टीज के बीच इश्यूज हैं, इफ इश्यूज हैं, तो वो क्या करेगी, कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करेगी, इश्यूज करेगी। तो यही दिन होता है, यही जो दिन होता है ना, जिस दिन कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड लगाती है, व्हेन द कोर्ट अप्लाइज, देखिए आप लोग, when the court applies its judicial mind to determine whether parties are at issue or not, then that day is considered to be day of first hearing। दूसरे सेंस में आप इसे कह सकते हैं, जिस दिन कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए अपना माइंड अप्लाई करती है, अपना माइंड अप्लाई करके
प्लीडिंग्स को एग्जामिन करती है तो हमारा होता है प्लेंट और रिटेन, वो हमारा होता है फर्स्ट हियरिंग। तो ये बोल रहा है पांचवी इंपॉर्टेंट बात क्या है बोल दी कि प्लेंट जब भी डिफेंडेंट के किस समय कर सकता है, डिफेंडेंट सेट ऑफ किस समय तक मांग सकता है, फर्स्ट हियरिंग तक मांग सकता है, सूट के फर्स्ट हियरिंग तक, मतलब यहाँ तक मांग सकता है, इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं, इसके बाद भी अलाउ मांग सकता है जब कोर्ट उसको अलाउ करती है तब। लेकिन जनरल रूल क्या है, सामान्य नियम क्या है जो फॉलो होता है एक्चुअल, वो क्या है कि तुमको यहाँ तक मांग लेना है, जिस दिन हम फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करने वाले हैं उस दिन तुम मांग लो। तो प्लेंट के बाद तो मांग ही सकता है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, मान लो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद भी नहीं मांगा तो इस बीच तो मांग ही सकता है, इस दिन भी मांग सकता है, लेकिन इसके बाद नहीं, इसके बाद तब मांगेगा जब कोर्ट अलाउ करेगी। तो डिफेंडेंट क्या लाता है, एक रिटर्न स्टेटमेंट लाता है जिसमें ये रहता है कि कितना हमको माफ करवाना है अपना सेट ऑफ। ठीक है, इतना हो गया। अब समझ लीजिए दूसरी बात। अब दूसरी बात क्या समझिए कि सेट ऑफ का इफेक्ट क्या होता है। तो ध्यान में एक बात, दिमाग में एक बात काट बना लीजिए कि भले ही प्लेंटिफ का जो सूट है, प्लेंटिफ का जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जा रहा है, प्लेंटिफ का सूट डिसमिस हो जा रहा है, लेकिन अगर सेट ऑफ ड्यूली इंस्टीट्यूटेड कर दिया गया है तो सेट ऑफ वाली जो क्लेम है, सेट ऑफ वाली जो प्लेंट है, सेट ऑफ वाला जो क्लेम है वो सुना जाएगा, भले ही तुमने ओरिजिनल प्लेंट को डिसमिस कर दिया हो। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ का क्या मतलब है, तो रिटर्न स्टेटमेंट को क्या माना जाएगा, सेम इफेक्ट दिया जाएगा जो प्लेंट होता है क्रॉस सूट में। मतलब क्रॉस सूट क्या, ए ने बी पे सूट किया, बी ने ए पे सूट किया, तो क्रॉस सूट कहने का मतलब क्या है, इसमें एक डिग्री आएगी, इसमें डिग्री 1 आएगी, डिग्री 1, और इसके लिए डिग्री 2 आएगी, इसके लिए डिग्री 2 आएगा, तो दोनों अलग अलग सूट माना जाएगा। कहने का मतलब यही है, दोनों अलग अलग सूट माना जाएगा, तो अलग अलग सूट माना जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा मतलब क्या हो गया कि मान लो प्लेंटिफ का सूट डिसमिस हो गया है तो डिफेंडेंट का सूट डिसमिस नहीं होगा खाली इसी वजह पे कि प्लेंटिफ का सूट डिसमिस हो गया है, बल्कि डिफेंडेंट के सूट को सुना जाएगा और सेट ऑफ दिया जा सकता है। तो बोला द रिटन स्टेटमेंट shall have the same effect as a plaintiff in cross suit so as to enable the court to pronounce a final judgment in respect of the original claim और सेट ऑफ के रूप में। ठीक, और ये क्या बोलते हैं, ये बोल रहा है प्रोवाइड जो है कि इस सेट ऑफ की कोई भी बात ना इसको अफेक्ट नहीं करता है। प्लीडर का जो लीन होता है, लीन मतलब क्या, प्लीडर की फीस लेनी थी 25,000, प्लीडर को 25,000 रुपये लेने थे, 25,000 रुपये लेने थे किसी पार्टी से। तो मान लीजिए जितना भी सेट ऑफ हो रहा है, अब सूट था 5,000 का प्लेंटिफ की तरफ से, 5,000 का 10,000, 5,000 का इसकी तरफ से डिफेंडेंट की तरफ से, अब दोनों को माइनस करेंगे तो 0 बचा, तो पार्टीज को कुछ नहीं मिला। तो भले ही पार्टीज को कुछ नहीं मिला, उस वो चीज प्लीडर के खर्चे को, प्लीडर के चार्ज को, प्लीडर के फीस को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब प्लीडर की फीस अगर 25,000 थी तो उस पर कोई आँच नहीं आएगा, यही बोल रहा है ये प्रोवाइजो। सिंपल सी बात, ठीक समझ गया इसे। अब आ जाते हैं हम लोग इसके हाँ, ये क्या बोल रहा है, थर्ड भी पढ़ लेते हैं कि जो रूल्स लगता है रिटन स्टेटमेंट पे, जो डिफेंडेंट, द रूल्स रिलेटिंग टू रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट, जो रूल्स लगता है डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट पे वही अप्लाई करेगा जब रिटन स्टेटमेंट फाइल किया जाता है सेट ऑफ के क्लेम पे। मतलब क्लेम ऑफ सेट ऑफ क्या होता है, प्लेंट होता है, तो उस प्लेंट के अगेंस्ट भी डिफेंडेंट क्या ला सकता है, प्लेंटिफ क्या ला सकता है, रिटन स्टेटमेंट। कहने का मतलब सिंपल बात से समझ लो कि पहले प्लेंट आया, उसके अगेंस्ट क्या आएगा, रिटन स्टेटमेंट। अब उसके अगेंस्ट रिटन स्टेटमेंट, और अगर वो रिटन स्टेटमेंट सेट ऑफ जैसा है तो उसको प्लेंट माना जाता है। तो डिफेंडेंट ने एक तरह से प्लेंट ला दिया, तो इस प्लेंट के अगेंस्ट भी जो रिटन स्टेटमेंट आता है तो उस प्लेंटिफ का जो फाइल करेगा इसके अगेंस्ट वो होता है हमारा रिटन स्टेटमेंट माना जाएगा उसको, भले ही वो प्लेंटिफ है लेकिन वो क्या माना जाएगा, रिटन स्टेटमेंट है वो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इलस्ट्रेशन करते हैं इसके। ठीक है, फर्स्ट हियरिंग वाली चीज समझ गई आपने, ये हर जगह यूज होगी, ऑर्डर 10 में यूज होगा, ऑर्डर 14 में यूज होगा, ऑर्डर 15 में यूज होगा, ऑर्डर 6, ऑर्डर 8 में तो यूज हुआ ही है ये। अब आ जाते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन पे इसके, ये सेम कैरेक्टर पे हैं, ए और बी हमारे सेम कैरेक्टर पे हैं, ज़्यादातर इलस्ट्रेशन सेम कैरेक्टर पे ही है। समझते हैं इसे, वर्ड बाय वर्ड समझते हैं क्या बोलता है। देखिए ए ने, यहाँ पे जगह है, हाँ, ए ने विल बनाया, वसीयत बनाया कि 2,000 रुपये बी को मिलने चाहिए।
बी को मिलने चाहिए 2000 रुपये। ए ने क्या वसीयत बनाया कि बी को मिलने चाहिए 2000 रुपये, और इस चीज़ को वसीयत कब इफेक्ट में आता है, जब आदमी मर जाता है। तो मरने के बाद ए तो नहीं रहेगा उस चीज़ को देने के लिए, तो उस चीज़ को देने के लिए किसको अपॉइंट करता है, वो सी को अपॉइंट करता है। अब ध्यान दीजिए, उस चीज़ को देने के लिए ए किसको अपॉइंट करता है, सी को। तो यही बोल रहा है कि ए वसीयत बनाता है और वसीयत को प्रभाव में लाने के लिए वो सी को अपना एग्जीक्यूटर बनाता है। सी यहाँ पे एग्जीक्यूटर है। सी क्या है यहाँ पे, एग्जीक्यूटर है। एग्जीक्यूटर मतलब वो आदमी जो किसी के मरने के बाद उसकी वसीयत को उसके डायरेक्शन के हिसाब से एग्जीक्यूट कराता है। तो जो वसीयत को एग्जीक्यूट कराता है वो एग्जीक्यूटर हो गया यहाँ पे सी में। सी यहाँ पे एग्जीक्यूटर है और रेजिडुअरी लेगेटी भी है। रेजिडुअरी लेगेटी मतलब जितना बच जाए उतना तुम्हारे पास रहेगा, ठीक। अब बी मर जाता है, ये आदमी मर जाता है, बी मर जाता है और डी उसकी जगह पे उसकी प्रॉपर्टी देखता है। डी उसका एडमिनिस्ट्रेशन कराता है। मतलब यहाँ पे अब दो पार्टीज हो गई। डी, यहाँ पे डी किसका एडमिनिस्ट्रेटर है, बी का। डी यहाँ से आया है, ए यहाँ से आया है, ठीक। डी है क्या, एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब बी की प्रॉपर्टी का देखभाल करने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक। अब ये पहला हो गया, इसको पहला दीजिए, अभी देखेंगे। दूसरा क्या हो गया, दूसरा ग्राउंड क्या है कि सी 1000 रुपये देता है श्योरिटी के रूप में। सी पेज 1000 रुपीज एज श्योरिटी टू डी, टू एज श्योरिटी फॉर डी के श्योरिटी के रूप में वो 1000 रुपये देता है। मतलब अब यहाँ पे सी और डी के बीच में 1000 रुपये का लेन देन हुआ है, 1000 रुपये का लेन देन हुआ है, ठीक है। सी और डी के बीच में 1000 रुपये का लेन देन हुआ है, इतना समझ के आप। सीओटी क्यों लेन देन हुआ ये, कि जब भी विल एग्जीक्यूट कराया जाता है तो एक पॉलिसी, एक लॉ है, वो बोलता है कि जो भी एग्जीक्यूट कराता है वो एक गारंटी देता है, जिसके फेवर में तुमको एग्जीक्यूट कराना है, जिसको पैसे देने हैं उसको पहले तुम गारंटी दो कि हम तो हाँ हम एग्जीक्यूट कराएंगे, उसके लिए तुम सीओटी भी दोगे। तो सी सीओटी भी देता है 1000 रुपये का डी को कि हाँ हम तुम्हारा विल के पैसे तुमको दे देंगे, ठीक है। फॉर डी सॉरी यहाँ पे क्या बोल दिया कि सी 1000 रुपये देता है डी को श्योरिटी के रूप में, किसी भी चीज के लिए श्योरिटी के रूप में देता है सी डी को, सी 1000 रुपये देता है डी को, ठीक। अब क्या करता है, डी सू करता है सी को लेगेसी के लिए। तो यहाँ पे डी सू करता है सी को लेगेसी के लिए। लेगेसी मतलब 2000 रुपये, 2000 मुझे दो, मुझे वो 2000 रुपये दो। लेगेसी मतलब वही जो विल बनाया गया था। तो दो सूट हो गए, दो क्लेम हो गए। पहला क्लेम क्या हो गया, डी ने जो पहला तो डी ने जो सी से किया कि मुझे 2000 दो, जो ए ने बी को बोलने को दिया था। समझ रहे हैं आप इसे, पहला क्लेम ये हो गया। दूसरा क्लेम क्या है कि सी ने 1000 रुपये दिए थे डी को। तो यहाँ पे इस केस में सी जो है ना वो सेट ऑफ नहीं कर सकता 1000 रुपये का कर्ज। सी ने जो डी को 1000 रुपये दिए थे वो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, वो यहाँ पे माइनस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक जगह क्योंकि सेम कैरेक्टर नहीं है। सेम कैरेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सी एग्जीक्यूटर है, डी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। यहाँ पे सी क्या है, सी सीओटी जो देता है सीओटी है, और डी क्या है, क्रेडिटर है। सीओटी जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, क्रेडिटर होता है। जिसको सीओटी दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्रेडिटर। और जो सीओटी देता है उसको क्या बोलते हैं, सीओटी। तो क्या कैरेक्टर सेम है दोनों का, नहीं है। यहाँ पे सीओटी है, यहाँ पे क्रेडिटर है, यहाँ पे एग्जीक्यूटर है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इन दोनों का सेम कैरेक्टर नहीं है, इसलिए 1000 रुपये यहाँ माफ नहीं होंगे, तुमको नया सूट लाना पड़ेगा। सी को 1000 रुपये लेने के लिए नया सूट लाना पड़ेगा। अब ए पे आते हैं, बी पे आते हैं, सॉरी, समझ गए। अब बी क्या बोलता है, पहला क्लेम देखेंगे फिर दूसरा क्लेम देखेंगे। यहाँ पे समझेंगे क्या बोल रहा है। ए बिना वसीयत बनाए मर जाता है, ए बिना वसीयत बनाए मर जाता है, और वो बी के कर्जे में भी है। ए बिना वसीयत बनाए मर जाता है, ए बिना वसीयत बनाए मर जाता है, और बी से कर्जा लिया था उसने, बी से कुछ कर्जा लिया था। सी क्या करता है, सी ए मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को जो देख रेख करता है उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। तो सी उसका एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है।
ए के प्रभाव का सी एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, सी एडमिनिस्ट्रेटर बनता है ए की भी जो प्रॉपर्टी थी उसका। तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद मतलब सी एडमिनिस्ट्रेटर बनता है और सी के प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद ए बी जो है जिससे कर्जा लिया था ए ने, देखो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, देखो क्या है यहाँ पे, ए ने बी से कर्जा लिया था, ठीक। अब दूसरी चीज क्या आ गई यहाँ पे, तो फिर से बनाना पड़ेगा इसे। पहली चीज क्या है कि ए ने बी से कुछ कर्जा लिया था, ठीक है, मतलब बी ने पैसे दिए थे ए को। दूसरा क्या आ गया यहाँ पे कि सी ए की प्रॉपर्टी बेचता है उसका कर्जा चुकाने के लिए, प्रॉपर्टी इफेक्ट में लाता है, बहुत सारे कर्जा लिए थे तो प्रॉपर्टी बेची जाती है, तो सी उसकी प्रॉपर्टी बेचता है। सी यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रॉपर्टी का देखरेख करने वाला, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं उसे, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक। और सी जब एडमिनिस्ट्रेटर था वो प्रॉपर्टी बेचता है, तो बी यहाँ से बी क्या करता है, उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा खरीद लेता है। बी क्या है यहाँ पे, बायर है, बी बायर है, बी खरीदार है, सी एडमिनिस्ट्रेटर है, बी खरीदार है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए सी क्या है, खरीदार है, बी क्या है, बायर है। अब तीसरा चीज आएगा, ठीक है। इन ए सूट फॉर द परचेज मनी बाय सी अगेंस्ट बी। अब मान लीजिए बी ने खरीद लिया प्रॉपर्टी, ए की प्रॉपर्टी खरीद ली बी ने सी के थ्रू, लेकिन पैसे नहीं दिए, उसने खरीद तो लिया है लेकिन पैसे नहीं दिए। तो इस पैसे को लेने के लिए सी सूट ला रहा है, कौन सा सूट ला रहा है, परचेज मनी को लेने के लिए बी के अगेंस्ट, सूट फॉर परचेज मनी, सूट फॉर परचेज मनी, सूट फॉर परचेज मनी, ठीक है। तो इन ए सूट फॉर द परचेज मनी बाय सी अगेंस्ट बी, सी ने जो सूट लाया है परचेज मनी के लिए बी के अगेंस्ट, तो उसमें बी जो है ना, द लेटर मतलब बी यहाँ पे वो सेट ऑफ नहीं कर सकता है जो उसने ए को कर्जा दिया था, जो उसने ए को कर्जा दिया था वो यहाँ पे वो इस सूट में वो सेट ऑफ नहीं करवा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सी फाइल्स होता है वो डिफरेंट कैरेक्टर के हैं। जो इस सूट में है ये चीज, अब दोनों चीज देखो डिफरेंट कैरेक्टर में है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ बायर है, यहाँ डेटर है, यहाँ डेटर है, यहाँ क्रेडिटर है, ये यहाँ क्रेडिटर है। तो जब इस चीज के लिए सूट लाया जा रहा है कि इसका पैसा मिलना चाहिए, सी द्वारा सूट लाया जा रहा है, तो सी इस पे रिलाई नहीं करेगा क्योंकि कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट हैं। यहाँ पे तुम क्या हो, बायर हो, यहाँ पे सी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ पे सी की जगह पे ए क्या था, डेटर था, यहाँ बी क्या था, क्रेडिटर था। दिमाग में क्लियर हो गई ये बात है, डाउट हो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अब आ जाते हैं सी पे, अब उतनी टेक्निकल नहीं है चीजें, अब उतनी टेक्निकल नहीं है चीजें, सी पे आते हैं। सी क्या बोल रहा है कि ए सू करता है बी को बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। मतलब एक सूट क्या हो गया तुम्हारा, बिल ऑफ बी ऑफ ई पे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे। बी क्या एलिज करता है कि ए ने रॉन्गफुली निग्लेक्ट किया था, कि उसने बी के गुड्स को रॉन्गफुली इंश्योर किया था और इसलिए वो कंपनसेशन का हकदार है। लेकिन यहाँ कंपनसेशन का हकदार है, कितना तुमको मिला है एक्चुअल में, कितना तुमको मिला है एक्चुअल में वो नहीं पता चल पा रहा है। तो जिस समय तुम सूट, अब बी क्या बोल रहा है यहाँ पे, बी बोल रहा है यहाँ पे कि मुझे ए से इतना कंपनसेशन मिलेगा फ्यूचर में। बी क्या बोल रहा है यहाँ ऐसे कि मुझे ए से फ्यूचर में इतना कंपनसेशन मिलेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वो असर्टेन सम ऑफ मनी नहीं है, जो बी डिफेंडेंट क्लेम कर रहा है वो असर्टेन सम ऑफ मनी नहीं है। दिमाग में ये क्लियर हो गई चीज कि बी जो क्लेम कर रहा है वो असर्टेन सम ऑफ मनी नहीं है। और दूसरी बात, जो क्लेम कर रहा है ना वो लीगली रिकवरेबल नहीं उस समय, लीगली रिकवरेबल मतलब उस समय तक वो आए, वो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। अगर इस चीज को ना भी समझे तो इससे समझ जाइए कि जो बी क्लेम कर रहा है वो हमारा अनअसर्टेन सम ऑफ मनी है, इसलिए वो सेट ऑफ नहीं हो सकता, ये लिखा है। अब डी क्या बोल रहा है, ए सू कर रहा है, ए सू कर रहा है बी को, ए बी, यहाँ भी प्लेंटिफ है ये, यहाँ भी डिफेंडेंट है ये, यहाँ भी प्लेंटिफ है, यहाँ भी डिफेंडेंट है, एक तो ये हो गया। ए सूज बी ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 500 रुपए के लिए सू कर रहा है।
बी के फेवर में ऑलरेडी जजमेंट आया हुआ है ए के अगेंस्ट 1000 रुपए का, ठीक है। यहाँ भी एक पार्टी प्लेंटिफ है, यहाँ भी एक पार्टी डिफेंडेंट है, दोनों जगह रिश्तेदारी बराबर की है। यहाँ प्लेंटिफ डिफेंडेंट की रिश्तेदारी है, यहाँ भी प्लेंटिफ डिफेंडेंट की रिश्तेदारी है। तो अगर रिश्तेदारी है तो आप सेम कैरेक्टर में हो, और दोनों सम जो है डिफिनिट है, दोनों सम डिफिनिट भी हैं, तो सेट ऑफ मांगा जा सकता है। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि दोनों जगह का सम डिफिनिट होना चाहिए। प्लेंटिफ का सम कुछ भी हो सकता है, प्लेंटिफ का सम कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफेंडेंट का सम हमेशा क्या होना चाहिए, अ सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, मनी होना चाहिए, ठीक है, अ सर्टेन सम होना चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए, अब ये इस चीज़ से आप क्या समझते हैं, ए के फेवर में 500 का जजमेंट है, 500 का, बी के फेवर में मान लीजिए 1000 रुपये का जजमेंट है। तो बी जो क्लेम कर रहा है यहाँ सेट ऑफ, वो हाइयर अमाउंट के लिए भी किया जा सकता है। तो कहीं भी अगर ये बात लिखी गई है कि सेट ऑफ केवल बराबर या उससे कम के अमाउंट में क्लेम किया जा सकता है, तो वो बात गलत है। इलिस्ट्रेशन साफ साफ ही हमें दिखा देता है कि सेट ऑफ 1000 रुपये से भी किया जा सकता है, मतलब 500 रुपये ज़्यादा भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है सेट ऑफ के लिए कि जो ओरिजिनल प्लेन था उसमें 500 मांगा गया है तो तुम 500 या उससे कम ही मांगो, तुम 1000, 10,000, 20,000 भी मांग सकते हो, सब्जेक्ट टू पिक्यूनियरी जुडिक्शन ऑफ कोर्ट। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी ये चीज़ कि सेट ऑफ ज़्यादा अमाउंट के लिए भी मांगा जा सकता है प्लेंटिफ के क्लेम के अगेंस्ट। अब यहाँ पे आ जाइए ई में, ई क्या बोल रहा है, ए सू कर रहा है बी को, ए सूट लाता है बी के खिलाफ कंपनसेशन के लिए, ए सूट लाता है बी के खिलाफ कंपनसेशन के लिए, क्यों, उसके जमीन पे तुमने ट्रेसपास लिया था। तो इससे क्या क्लियर हो जा रही है कि प्लेंटिफ का सूट ना असर्टेन सम ऑफ मनी के लिए होना जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि कंपनसेशन मांग रहा है, ये जनरल कंपनसेशन है, टॉर्ट्स का कंपनसेशन है, ये टॉर्ट्स का कंपनसेशन कोर्ट निर्धारित करता है। तुम तो यहाँ पे ए सूस बी फॉर कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेसपास, तो जरूरी नहीं है कि जो प्लेंटिफ का सूट है, ये यहाँ प्लेंटिफ है, उसका सूट असर्टेन सम ऑफ मनी के लिए हो, जनरल कंपनसेशन के लिए भी हो सकता है। अब बी के पास क्या है, बी के पास एक प्रोमिसरी नोट है, बी के पास प्रोमिसरी नोट है ए के अगेंस्ट 1000 रुपए का, और उसके लिए वो क्लेम कर रहा है, और एंड क्लेम्स टू बी सेट ऑफ, और इस चीज को वो सेट ऑफ कर रहा है, इस चीज को वो क्लेम कर रहा है। तो यहाँ भी वो क्लेम कर रहा है, क्लेम कर दिया उसने, तो यहाँ भी वो प्लेंटिफ बन गया, यहाँ ये डिफेंडेंट बन गया, यहाँ ऑलरेडी ये प्लेंटिफ था, ये डिफेंडेंट था। तो जिस चीज को प्रोमिसरी नोट को क्लेम कर दिया, तो इसका मतलब ये माना गया, क्लेम कर दिया मतलब क्या, प्लेंटिफ बन गया, ये डिफेंडेंट बन गया। तो इसलिए इस चीज को हम सू कर सकते हैं, बोथ सम्स डेफिनेट हैं और पिक्यूनियरी डिमांड्स हैं, तो हम उसको सू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एफ और जी पे, पूछा गया इसे, ए और बी मिल के सू करते हैं सी को 1000 रुपए के लिए, ठीक है, 100 रुपए के लिए, ठीक, 1000 रुपए के लिए। तो यहाँ सी जो है ना, वो खाली बी से, ए के अगेंस्ट जो उसका उधारी है, खाली ए के अगेंस्ट उधारी है, वो क्लेम नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए और बी साथ में है, यहाँ ए साथ में है, दोनों पार्टीज का कैरेक्टर सेम होना चाहिए। यहाँ दो पार्टीज हैं तो यहाँ भी दो पार्टीज होनी चाहिए। यहाँ अगर ए और बी से क्लेम करता तो कर सकता था, लेकिन खाली ए से कर रहा है, तो उसके लिए सेट ऑफ नहीं करेगा ए और बी के क्लेम के अगेंस्ट, ज्वाइंट क्लेम के अगेंस्ट। तो इसके लिए तुम ए के अगेंस्ट सेपरेट सूट लाओ, क्योंकि यहाँ ए और बी ज्वाइंटली क्लेम कर रहे हैं यहाँ 1000 रुपये सी से, और यहाँ सी केवल सिंगली क्लेम कर रहा है, सिंगल में क्लेम कर रहा है ए से। अगर बी और ए और बी दोनों से करता तब हम सेट ऑफ कर देते हैं। वही चीज यहाँ पे एच में है, जी में है। अब एच देखते हैं, एच क्या बोलता है, एच बोलता है, एक मिनट इरेज करो इसे, एच बोलता है कि ए ए एक पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म से बकाया लिया था 1000 रुपये, से पैसे लिए थे 1000 रुपये का, से पैसे लिए थे 1000 रुपये तक, 1000 रुपये। वो पार्टनरशिप फर्म किसकी थी, बी और सी की थी, वो बी और सी की थी 1000 रुपये, ठीक है। ए सो यहाँ क्या बोला है, ए पार्टनरशिप फर्म, तो यहाँ पे भी क्या है, ए क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिए क्या है ये, यहाँ पे क्या है, वो डेटर है, यहाँ पे ए डेटर है और बी और सी क्रेडिटर हैं, बी और सी क्रेडिटर हैं, बी और सी क्रेडिटर हैं, ठीक।
अब यहाँ पे बी मर जाता है, बी मर जाता है, खाली सी ही बचता है। तो बी मर जाता है तो सी मरता है, तो पार्टनरशिप हम किसकी हो गई? सी की हो गई। पार्टनरशिप हम किसकी हो गई? सी की हो गई। ठीक, इतना समझ गया आप? अब क्या बोल रहा है? ए सू करता है, अब ए सू करता है यहाँ पे 1500 के लिए। ए यहाँ पे 1000 रुपए ए यहाँ पे कर्जे में था 1000 रुपए के लिए। किसके खिलाफ कर्जे में था? बी और सी के खिलाफ। लेकिन बी मर जाता है तो सी बचता है खाली, तो यहाँ पे सी क्रेडिटर हो गया। अब यहाँ पे ए 1500 के लिए सू करता है, जो उसने कर्जा दिया था किसको दिया था? सी को दिया था। तो यहाँ भी डेटर है, यहाँ क्रेडिटर है ये, और यहाँ डेटर है। तो रिश्तेदारी क्या है? क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप, क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप की रिश्तेदारी है, तो रिश्तेदारी बराबर होगी, तो हम वो चीज सेट ऑफ कर ही सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 6A में। 6 हो गया हमारा, 6A में आ जाइए। 6A क्या बोलता है वो समझते हैं। 6A क्या बोलता है कि काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट। सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ अगर सूट फॉर मनी आया है तो खाली उसी के लिए तुम, अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो, तो भाई सेक्शन 6 जो है वो लीगल सेट ऑफ से डील करता है केवल। सेक्शन 6 जो है वो केवल लीगल सेट ऑफ से डील करता है। लीगल सेट ऑफ मतलब जो कानून यहाँ पे एक्सप्रेसली दिया गया है। अगर क्वेश्चन आया कि इक्विटेबल सेट ऑफ कहाँ पे है, इक्विटेबल सेट ऑफ ESO, इक्विटेबल सेट ऑफ, तो वो है तुम्हारा ऑर्डर 20 रूल 19 का सब रूल 3, उसमें इनडायरेक्टली रेफरेंस दिया गया है इक्विटेबल सेट ऑफ को। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। इक्विटेबल सेट ऑफ का करने का मतलब क्या है कि जहां भले ही तुमको लॉ 6 वाली जो सेक्शन 6 की रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं होती हैं, फिर भी कोर्ट इक्विटेबल ग्राउंड्स पे तुमको रिलीफ दे सकता है सेट ऑफ का, भले ही ये कंडीशन सेटिस्फाई ना कर रही हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया था। और हाँ, प्लेंट को, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के पे भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया था, अभी कर लेते हैं उसे। जो काम यहाँ लिखिए, पहली बात तो लिखिए, कोई भी प्लेंट को रिजेक्ट ना हाफ पार्ट में नहीं किया जा सकता। प्लेंट में भी रिजेक्टेड इन फुल, पार्ट में नहीं। ये नहीं बोल सकते कोर्ट कि हम उसके प्लेंट की आधी बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, आधी बात को एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं। कोर्ट ये नहीं कर सकती। अगर रिजेक्ट करना है तो तुमको फुल में रिजेक्ट करो। ठीक है, अगर प्लेंट रिजेक्ट हुआ है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो तुमको नया कोर्ट फीस पे करना होगा फिर से सूट लाने के लिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट खुद से भी रिजेक्ट कर सकती है, पार्टी के एप्लीकेशन पर भी रिजेक्ट कर सकती है। और इसके अगेंस्ट रेमेडी क्या हो सकता है? प्लेंट रिजेक्शन के अगेंस्ट तुम अपील में भी जा सकते हो, क्योंकि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आई थिंक अपीलेबल ऑर्डर है। काइंडली क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक इट वेदर आई एम सेइंग करेक्ट और नॉट। और फिर फ्रेश शूट भी ला सकती है इसके लिए। रिवीजन लाई नहीं करता क्योंकि अपील लाई करता है। जिस केस में अपील लाई करता है उस केस में रिवीजन लाई नहीं करता। बस यही सब बात है। हाँ, ये बात बताना भूल गया था मैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में, काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर दैट। अब आ जाते हैं काउंटर क्लेम पे। अब 6A पे आते हैं, काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट। तो काउंटर क्लेम पढ़ते हैं क्या है। सेट ऑफ क्या था? एक तरह से डिफेंस था। सेट ऑफ क्या था? एक तरह से डिफेंस था। पहला ये डिफरेंस भी है, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में डिफेंस अंतर भी है एक तरह से, कि सेट ऑफ तुम्हारा क्या है? डिफेंसिव नेचर का होता है। तुम अपने आप को डिफेंड करते हो वहां पे कि अरे मेरा पैसा भी काट दो, मेरा पैसा भी बैलेंस कर दो। लेकिन यहाँ 6 में क्या है? काउंटर क्लेम क्या है? ऑफेंसिव है। ऑफेंसिव मतलब उस पर नहीं जाएंगे। ऑफेंसिव नेचर का इन द सेंस अटैकिंग मोड पे आ गए हो तुम। डिफेंडेंट यहाँ पे अटैकिंग मोड पे है, वहाँ उसमें डिफेंडेंट डिफेंडिंग मोड पे था। सेट ऑफ में, सेट ऑफ में डिफेंडेंट डिफेंडिंग मोड में रहता है। जो उसके खिलाफ मांगा गया है उसको नदारद करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो मांगा गया है उसको नदारद तो करेगा ही, उसके खिलाफ भी मांग लेगा, कुछ और भी मांग सकता है। ये बोल रहा है 6 से काउंटर क्लेम, इसको बोलते हैं यहाँ पे अटैकिंग मोड पे आ जाता है डिफेंडेंट। क्या बोल रहा है? डिफेंडेंट इन ए सूट, अगर कोई सूट आया है ऑलरेडी तो उसके एडिशन में, जो उसका सेट ऑफ के एडिशन में, इन एडिशन टू सेट ऑफ अंडर रूल 6, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है काउंटर क्लेम क्या सब्स्टिट्यूशन में मांगा जाता है कि एडिशन में मांगा जा सकता है? एडिशन में भी मांगा जा सकता है। इन एडिशन टू हिज राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ सेट ऑफ क्या कर सकता है? बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम एक क्लेम सेट ऑफ कर सकता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट
एनी राइट और क्लेम, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या था सेट ऑफ में कि प्लेंटिफ का सूट क्या होना चाहिए, रिकवरी ऑफ मनी के लिए होना चाहिए, डिफेंडेंट का सूट भी रिकवरी ऑफ मनी के लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ सेट ऑफ में क्या है, काउंटर क्लेम में क्या है, प्लेंटिफ का सूट किसी चीज के लिए हो सकता है, डिफेंडेंट का क्लेम भी किसी भी चीज के लिए हो सकता है, मनी सूट के लिए लिमिटेड नहीं है, रिकवरी फॉर मनी के लिए लिमिटेड नहीं है, सब दूसरा बड़ा डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें। एनी राइट और क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, उसी कॉज ऑफ एक्शन के पे उस कॉज ऑफ एक्शन के लिए मांग सकता है जो डिफेंडेंट के पास आ रही हैं। कब, या तो सूट आने के पहले या सूट आने के बाद, लेकिन जब उसने अपना डिफेंस दे दिया है तब। अब इसका मतलब क्या है, जगह कहाँ है वो देखना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे है, यहीं पे है, देखो अब क्या है, जगह कम है थोड़ी, ये दिक्कत हो रही है मेरे साथ, प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा इसे। अब आ जाते हैं, देखिए ये हो गया हमारा कुछ स्टेजेस सूट के, यहाँ प्लेंट आता है, यहाँ रिटन स्टेटमेंट आता है। तो ये रूल क्या बोल रहे हैं आपको कि आप काउंटर क्लेम मांग सकते हैं किस कॉज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में, मतलब जिस बेसिस पे आप काउंटर क्लेम मांग रहे हैं वो आधार, वो बेस कब तक आ जाना चाहिए, तुम्हारा रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के पहले आ जाना चाहिए। यही ये सेक्शन बोल रहा है। ये सेक्शन ये नहीं, ये रूल ये नहीं बोल रहा कि तुम काउंटर क्लेम कब तक कर सकते हो, काउंटर क्लेम तुम यहाँ भी कर सकते हो। और अच्छा, ये प्लेंट हो गया, ये रिटन स्टेटमेंट हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट हियरिंग, ये हमारा हो गया फर्स्ट हियरिंग। ठीक है, तो तुम प्लेंट कहाँ, तुम प्लेंट आया, ये रिटन स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट हियरिंग है तुम। तो ये रूल क्या बोल रहा है कि जो कॉज ऑफ एक्शन आया है, जिस वजह पे तुम क्लेम मांग रहे हो, वो वजह कब तक अराइज हो जानी चाहिए, वो वजह वजह कब तक आ जानी चाहिए, रिटन स्टेटमेंट जब तुमने एक्चुअल फाइल कर दिया है तब तक। तो यही बोल रहा है कि देखो अब क्या बोल रहे हैं वर्ड, कि जो कॉज ऑफ एक्शन है डिफेंडेंट के लिए, वो प्लेंटिफ ने जब सूट इंस्टीट्यूट किया है तब, या तो इसके पहले आया हो कॉज ऑफ एक्शन, या सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद। सूट इंस्टीट्यूट कब होता है भाई, जब प्लेंटिफ डुप्लीकेट में फाइल करता है सूट को, या यहाँ। लेकिन लेकिन वो कॉज ऑफ एक्शन कब तक अराइज हो जाना चाहिए, फाइनली अल्टीमेटली, जब तक कहाँ गया ये, सूट बिफोर द डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस, मतलब उसका डिफेंस का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला, इसका डिलीवरी ऑफ डिफेंस यहाँ से क्या मतलब है, एक्चुअल रिटन स्टेटमेंट जब फाइल किया गया है, या जब एक्चुअल रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया गया है, तो जिस समय तक सीमा तक उसको फाइल करने को बोला गया था, उस समय सीमा तक उसने फाइल किया है तब तक। अगर उस समय सीमा के बाद फाइल कर रहा है तो रिटन स्टेटमेंट तो अलाउ ही नहीं होता वैसे तो उसके बाद नहीं कर सकता, उसके बाद की कॉज ऑफ एक्शन में वो काउंटर क्लेम नहीं मांग सकता। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कॉज ऑफ एक्शन की बातें केवल केवल रिटन स्टेटमेंट से पहले आ जानी चाहिए। लेकिन ये रूल कहीं ये नहीं बोलता है तुम काउंटर क्लेम कब तक मांग सकते हो। सेट ऑफ तुमको बोलता है कि काउंटर क्लेम तुम कब तक मांग सकते हो, फर्स्ट हियरिंग तक, यहाँ तक फर्स्ट हियरिंग तक मांग सकते हो काउंटर क्लेम सेट ऑफ। तो वही चीज यहाँ पढ़ी जा सकती है मेरे हिसाब से, मैंने इस चीज को पढ़ा नहीं है कहीं, लेकिन जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेट ऑफ तुम मांग सकते हो फर्स्ट हियरिंग तक, तो काउंटर क्लेम कहाँ तक मांग सकते हो, तो जनरल जनरल अगर लॉजिक लगाओगे आप तो यही बोलेगा लॉजिक आपका कि आप वो फर्स्ट हियरिंग तक कभी भी मांग सकते हो। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बोल दी यहाँ पे कि कॉज ऑफ एक्शन, भले ही तुम यहाँ मांग रहे हो, लेकिन वो कॉज ऑफ एक्शन जो है ना, वो तुम्हारा रिटन स्टेटमेंट आने से पहले अराइज हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, अरे सर यहाँ जब ये मांग रहा है, यहाँ पे जब मांग रहा है तो रिटन स्टेटमेंट तो फाइल हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग है, यहाँ तो यहाँ रिटन स्टेटमेंट के बाद कैसे फाइल करेगा, वो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करके करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और जैसा कि आपको पता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग रिलेशन बैक पॉली डॉक्ट्रिन अप्लाई करती है, मतलब यही माना जाता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के समय कि वो चीज ओरिजिनली मांगी गई थी। तो इसीलिए कॉज ऑफ एक्शन तुम्हारा पहले आ जाना चाहिए, भले ही तुम क्लेम कभी भी कर रहे हो फर्स्ट हियरिंग के तक। ठीक है, क्लियर होगी चीजें, इतना समझ लिए काफी है। अब आ जाता है टू पे, टू पे, हाँ अभी खत्म नहीं हुआ ये, मतलब डिलीवरी ऑफ डिफेंस जब तक हो गया है, टाइम जब तक है तब तक। ठीक है, बट नॉट आफ्टर वर्ड्स, बट उसके बाद नहीं। अब और वो क्लेम जो होता है, नेचर ऑफ क्लेम, वो डैमेजेस के रूप में हो सकता है या किसी भी रूप में हो सकता है।
इस चीज़ से क्लियर है चीज़, सम ऑफ मनी होना जरूरी नहीं है। अब आ जाते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो काउंटर क्लेम मांग रहे हो ना, वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए पेक्यूनियरी लिमिट से। नहीं तो एक्सीड कर रहा है तो उसके लिए नया सूट लाओ, जैसा सेटअप में बताया था मैंने। और उस काउंटर क्लेम का यही मतलब है कि क्रॉस सूट फाइल हुआ है, ठीक है, सेम ऊपर वाली। अब प्लेंटिफ जो बोल रहा है, प्लेंटिफ बोल रहा है वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए उसको आज़ादी दी गई है इन आंसर टू काउंटर क्लेम। मतलब काउंटर क्लेम क्या बन जाता है, प्लेंट बन जाता है। उस प्लेंट के अगेंस्ट जो प्लेटिंग्स आएंगी प्लेंटिफ की, वो उसको रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, काउंटर क्लेम को प्लेंट माना जाता है और वो प्लेंट्स के रूल के हिसाब से गवर्न होता है। 6 और 6 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट था याद करना, नंबर इंपॉर्टेंट याद था, नंबर याद करना इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा। अब 6 भी क्या बोलता है, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, कि अगर कोई किसी स्पेसिफिक ग्राउंड पे रिलाई कर रहा है, डिफेंडेंट किसी स्पेसिफिक ग्राउंड पे रिलाई कर रहा है, तो स्पेसिफिकली उसको रिटेंशन में प्लीड करना है। अब काउंटर क्लेम कब एक्सक्लूड होगा, कि जहां डिफेंडेंट काउंटर क्लेम मांग रहा है और प्लेंटिव कंटेंट कर रहा है कि क्लेम दैट प्लेंटिव कंटेंट कर रहा है उस क्लेम को, कि उस क्लेम को उस सूट में नहीं सुना जाना चाहिए बल्कि अलग सूट में सुना जाना चाहिए। तो कब क्लेम कर रहा है, जब इशू सेटल हो गया है उसके पहले, इशू सेटल होने के पहले वो क्लेम कर रहा है कि उस सूट को उस क्लेम को किसी नए सूट में लाना चाहिए, इस सूट में नहीं सुना जाना चाहिए। तो वो अप्लाई कर सकता है, कोर्ट उसको उस क्लेम को एक्सक्लूड कर सकता है। अब 6D बता दिया, 6D एक तरह से क्लैरिटी कर दी उन्होंने कि जहां भी डिफेंडेंट ना काउंटर क्लेम मांग रहा है, भले ही प्लेंटिव का सूट स्टे कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, भले ही स्टे कर दिया गया है फिर भी काउंटर क्लेम चलता रहेगा। साथ ही साथ ना निभाना, यहाँ पे साथ ही साथ नहीं निभाता, ठीक है, साथ ही यहाँ पे आपका साथ नहीं निभाता है यहाँ पे, ठीक है। अब 6E पे आते हैं। अगर प्लेंटिफ जैसे जैसे प्लेंटिफ के एलिगेशंस को डिफेंडेंट अगर नकारता नहीं है तो डिफेंडेंट वो डीम्ड एडमिशन होता है, वैसे ही डिफेंडेंट की क्लेम को अगर प्लेंटिफ नकारता नहीं है तो वो डीम्ड एडमिशन हो जाएगा इसके अगेंस्ट, प्लेंटिफ के अगेंस्ट, वही बात भी बोल रहा है। और जहां काउंटर क्लेम सक्सीड हो जा रहा है या सेट ऑफ सक्सीड हो जा रहा है, जहां सेट ऑफ या काउंटर क्लेम एस्टेब्लिश कर दिया जा रहा है, तो बैलेंस जोड़ घटाव करके जिसको जितना देना उतना दे दिया जाएगा। और जो रूल्स लगते हैं रिटन स्टेटमेंट पे, जो रूल्स रिलेटिंग टू रिटन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट, जो रूल्स लगते हैं रिटन स्टेटमेंट पे डिफेंडेंट के, वही रूल अप्लाई होंगे जो रिटन स्टेटमेंट आता है प्लेंट के काउंटर क्लेम के अगेंस्ट। सिंपल सी बात बोल दी इन्होंने। अब आ जाते हैं हम लोग 9 पे। नंबर इंपॉर्टेंट है भाई, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स का नंबर इंपॉर्टेंट है। अब सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग का पहले तो नंबर पूछ सकते हैं, और सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं लिखिए। पहला क्या है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन बताऊंगा क्या होता है ये रेप्लिकेशन। दूसरा होता है रिजवाइंडर, रिजवाइंडर। अब देखिए क्या होता है, ये क्या होते हैं, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स क्या होती हैं। यहाँ जो प्लेंट आता है, यहाँ रिटन स्टेटमेंट आता है, इसके बाद जो भी प्लीडिंग्स आती हैं एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंड, वो काउंटर क्लेम या सेट ऑफ, उसको तो रिटन स्टेटमेंट पे ही मानते हैं। इसके बाद जो प्लीडिंग्स आती हैं वो रेप्लिकेशन होता है, और रेप्लिकेशन का रिप्लाई होता है रिजवाइंडर। ये होती है चीज़ें, ये होती है, इसको बोलते हैं हम सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स। तो सेक्शन 9 यही बात करता है कि नो प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट के बाद कोई भी प्लीडिंग अदर देन बाय वे ऑफ डिफेंस ऑफ सेट ऑफ काउंटर क्लेम, मतलब सेट ऑफ काउंटर क्लेम तो आ ही सकता है, इनके अलावा कोई भी प्लीडिंग सब्सिक्वेंट प्लीडिंग प्रेजेंट नहीं किया जाएगा बिना कोर्ट के परमिशन के, और उस टाइम पे जो कोर्ट फिक्स करती है। बट द कोर्ट में एट एनी टाइम, लेकिन यहाँ पे परमिसिव है, यहाँ से तुम कोर्ट से परमिशन लेते हो, यहाँ लेकिन कोर्ट तुमको आदेश देता है, रिक्वायर, कोर्ट ऑर्डर देता है तुम प्रोड्यूस कर सकते हो रिटन स्टेटमेंट क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और पार्टी को 30 दिन के भीतर वो प्रोड्यूस करना होगा। कहीं भी सीपीसी में अगर डाउट में हो तो 30 दिन वाला लगा लो, तुम्हारे अरेस्ट किया जा रहा है तुमको 30 दिन टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए, या किसी चीज़ को वायलेशन किया है, या 30 दिन के अंदर तुमको समन्स लाना है, अपना रिटन स्टेटमेंट लाना है शुरू में, 30 दिन के अंदर तुमको यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, 30 दिन कहीं भी डाउट में हो 30 दिन मार दो। 2-3 जगह ही है जहाँ डिफरेंस है समय दिन के हिसाब से, इंपॉर्टेंट वाली जगह बता रहा हूँ मैं, ठीक, तो वो कर सकता है। अब रेप्लिकेशन क्या होता है,
अब जो ये रिटन स्टेटमेंट फाइल हुआ है इसके अगेंस्ट जो रिप्लाई प्लेंटिफ करता है, रिटन रेप्लिकेशन क्या है, लिखिए written statement is the reply of plaintiff, written statement is the reply of plaintiff against any new fact claimed in written statement. Replication is the reply of plaintiff against the written statement. मतलब रिटन स्टेटमेंट के जवाब में जो रिप्लाई फाइल करता है प्लेंटिफ उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन तो यहाँ प्लेंटिफ और जो रेप्लिकेशन के अब रिजवाइंडर क्या है, द रिप्लाई अगेंस्ट द रिजवाइंडर, द रिप्लाई ऑफ द डिफेंडेंट, द रिप्लाई ऑफ द डिफेंडेंट अगेंस्ट द रिजवाइंडर, अगेंस्ट द रिप्लाई ऑफ द डिफेंडेंट अगेंस्ट द रिप्लिकेशन, द रिप्लाई ऑफ द डिफेंडेंट अगेंस्ट द रेप्लिकेशन ऑफ प्लेंटिफ इज नोन एज रिजवाइंडर। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसने रिप्लाई रेप्लिकेशन फाइल किया तो इस रेप्लिकेशन का जो रिप्लाई फाइल करेगा डिफेंडेंट उसको बोलते हैं रिजवाइंडर। तो यहाँ लिख लो डिफेंडेंट। तो रेप्लिकेशन अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्री में या इंटरव्यू में कि रेप्लिकेशन क्या होता है, किसके द्वारा फाइल होता है, तो प्लेंटिफ द्वारा, रिजवाइंडर किसके द्वारा फाइल होता है, डिफेंडेंट द्वारा। अगर इन दोनों में कंफ्यूजन है तो यहाँ से जान लीजिए कि रेप्लिकेशन में पीएल आता है, यहाँ भी पीएल आता है, रिजवाइंडर में डी आता है, यहाँ पे डी आता है, यहाँ पे डी नहीं आता। तो इससे आप याद कर सकते हैं, उसको कंफ्यूज नहीं होंगे आप इससे। फिर अगर ये चीज़ आपको पता है रेप्लिकेशन में पीएल प्लेंटिफ, डी आता है डिफेंडेंट, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा ये। अब हमारा क्या आ जाता है, रूल 10 पढ़ना है, देख रहा हूँ मैं, हाँ पढ़ना है भाई, पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है, 9 का रूल नंबर भी इंपॉर्टेंट था। अब क्या बोल रहा है कि जहाँ भी कोर्ट ने रिटन स्टेटमेंट मंगवाया उस किसी से, रूल 1 में, मतलब रूल 1 में कितना मैक्सिमम पीरियड है, 90 दिन, या रूल 9 में, इसमें, और वो पार्टी फेल कर देता है, वो लाता नहीं है, ही फेल्स इन प्रेजेंटिंग द रिटन स्टेटमेंट उस टाइम के अंदर जो कोर्ट द्वारा फिक्स थी, मतलब या तो 90 दिन या कोई दूसरी टाइम फिक्स थी उसके अंदर वो नहीं लाता है, तो कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम। कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करना है, कोर्ट को वेट नहीं करना है ज़्यादा। कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम, या और मेक सच अदर ऑर्डर्स, या कुछ अदर ऑर्डर भी कर सकता है। क्या हो सकता है अदर ऑर्डर, कॉस्ट देने का, खर्चा देने का, या तुम्हारा प्रोसीडिंग्स एक्स पार्टी भी कर सकता है वो ऑर्डर। 9 रूल 6 में तो कर ही सकता है, यहाँ भी कर सकता है वो, तो दूसरा ऑर्डर भी पास कर सकता है और उस जजमेंट के बेसिस पे डिग्री आएगा, ठीक है। हाँ, और ये बात क्या बोल दी यहाँ पे कि कोर्ट को, ये बात बोलिए कि नहीं बोलिए, ठीक है भाई छोड़ो, ये कमर्शियल डिस्प्यूट पे लगता है ये चीज़ कमर्शियल डिस्प्यूट पे अब नहीं पढ़ना है आपको, एक्स्ट्रा दिया हुआ है ये ई एक्ट में। अच्छा, यहीं तक करना था हमें, तो ठीक है, हमारा यहाँ तक हो गया है, ऑर्डर 6, 7, 8 हो गया अच्छे से। कोई पॉइंट्स मिस नहीं हुए मेरे हिसाब से, कोई मिस हुए हैं तो आप वो पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा वो मिस हुआ है, तो आप यही प्रिज्यूम करो कोई मिस नहीं हुआ, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ो, उससे ज़्यादा मत पढ़ो। प्री के लिए आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपके 20 में से 18 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही हरियाणा में, राजस्थान में भी 15 क्वेश्चन आ जाते हैं करीब, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सीपीसी में। तो इनको जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लो, मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, कम नहीं बता रहा हूँ। कहीं आपको लग रहा हो कि ये सब फालतू के ऑर्डर्स, ये सब रूल्स नहीं करा रहे हैं, तो मैं अप्रोप्रिएट करा हूँ रूल्स, प्री के लिए जितना जरूरी है उतना ही करा रहा हूँ, उससे ज़्यादा करा रहा हूँ भले थोड़ा सा, लेकिन कम तो बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ। तो इसलिए जितना पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को आप रात या सुबह में रिवाइज कर लीजिए, कंठस्थ हो जाएंगी वो चीज़ें। अब आ जाते हैं हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू।